तो ये बताइए कि फेस रीडिंग जो होता है ये कितना इफेक्टिव होता है और इससे क्या-क्या किया जा सकता है? फेस रीडिंग से ये बताती हूँ कि भैया तेरे ऑफिस में जो तेरा बॉस है ना, उसकी भी प्रमोशन होने वाली है। अच्छा, आपके साथ की कैबिन में जो पर्सन बैठा है, वो कौन है? जी वो मेरा दोस्त है, पर वो तेरा दोस्त नहीं है, वही बंदा है जो तेरे ऑफिस में तेरे बॉस के साथ बातें करके तेरी ही लगा रहा है। ये लोग कहते हैं कि जिसके भी गाल में डिंपल्स पड़ते हैं वो बहुत लकी होता है। तो क्या ये सही है या ये सिर्फ मसल डिफेक्ट है? गोल फेस वाला जो होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल होता है, वो थोड़ा सा चीज़ों को दिल पे ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें तो हम ट्रेड्स बता रहे हैं, हम किसी की प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। कई बार हम हॉरोस्कोप में भी जाते हैं तो हमारे गुण तो मिल जाते हैं, बट फिर आगे जाके फिर भी हमारे कहीं ना कहीं डिवोर्स होता है। रीज़न क्या आता है कि हम तो फिर लव कंपैटिबिलिटी के लिए ये कितना इफेक्टिव रहती है मैच करना हो तो? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यक्ति ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रहा है जिससे वो अपना खुद ही भाग्य बिगाड़ रहा है? आप अल्कोहल ले रहे हैं, आप स्मोकिंग करने जा रहे हैं, आप लड़कियों के साथ घूमते हैं, आपने लेट नाइट मूवीज़ देखते रहना, फिर उठना नहीं, रात दिन के 12 बजे उठना, तो फिर आप कहेंगे कि मेरा राउट खराब था ना, मैं इसलिए सक्सेस नहीं हुआ। नहीं, सपोज़ आप किसी के घर में जाते हैं तो हम पानी पीते हैं उनके घर में, हम आधा पानी पीते हैं, आधा वहीं पे छोड़ आते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो ये लोग 13 नंबर से बहुत घबराते हैं। बहुत से अपार्टमेंट्स हैं बिल्डरों के, वो 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं रखते, 12 के बाद सीधे 14 आ जाता है। तो ये 13 नंबर इतना खतरनाक है क्या? हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने शो मिस्टिक इनसाइट्स के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं अनुराधा मैम, जिनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज़ है फेस रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र में। और यकीन मानिए, आज आपको इस पॉडकास्ट में वो सब कुछ जानने को मिलेगा जो शायद पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा। सो बिफोर मूविंग ऑन, सब्सक्राइब द चैनल फॉर योर होलिस्टिक डेवलपमेंट इन स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ। और ध्यान रहे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी डाउट्स, सजेशंस या फिर क्वेश्चंस हो उन्हें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है, आप मुझे टाइम देंगे और मैं आपको वैल्यू। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। धन्यवाद। आ, आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट फेस रीडिंग, प्रिडिक्शन, अमेजिंग रेमेडीज़ और मैनिफेस्टेशन में होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी इतनी जो ऑकल्ट प्रैक्टिस में अभी तक का एक्सपीरियंस रहा, आपने फेस रीडिंग में काफ़ी आपका मतलब होल्ड है और काफ़ी एक्सपीरियंस है, न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, वास्तु हो गई। तो सबसे पहले आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये जो जर्नी थी आपकी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस की और इन गुण विद्याओं की, ये कैसी रही? देखिए, ये प्रैक्टिस में आई थी मैं 2005 में, और मैं खुद नहीं आई थी, मुझे लाया गया था। जैसे कहते हैं कि यूनिवर्स आपको इस चीज़ों में लाता है, आप खुद नहीं। अगर आप खुद आना चाह रहे हैं तो ये आप शायद आपके लिए बना नहीं है या कुछ है, बट अगर आपके लिए बना हुआ है ना, तो ये अपने आप ये प्रैक्टिस लेके आएगी। तो मुझे मेरे जो गुरु जी थे, जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी, या ये आप इसको बोल सकते हैं दीक्षा दी, तो ये उन्होंने खुद मुझे चुना। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने मुझे मेरे से इसके लिए सिर्फ 1 रुपए के लिए 1 रुपए मैंने, मतलब उन्होंने मांगा था कि 1 रुपया दोगी तुम और उसमें मैं तुम्हारी शिक्षा शुरू करूँगा। तो उस शिक्षा को लेके 2005 से मैं शुरू हुई इस अपनी जर्नी में। आज तक अभी तक लगी हुई हूँ इस जर्नी में। बहुत सारी चीज़ें नो डाउट अभी करनी है, बाकी है, बट काफ़ी कुछ कर रही हूँ, काफ़ी कुछ पाया है मैंने इस जर्नी से, तो अभी भी लगे हुए हैं, तो इसलिए। ओके, मतलब एक प्रकार से आपने ये गुरु शिष्य परंपरा से सीखी है सारी जी चीज़ें। जी 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 ओके, जी। तो इतनी सारी जो आपने प्रैक्टिसेस की हैं अलग अलग फील्ड में ऑकल्ट्स की, तो अगर हम फेस रीडिंग पे आएँ तो ये बताइए कि फेस रीडिंग जो होता है ये कितना इफेक्टिव होता है और इससे क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, फेस रीडिंग, अगर मैं ये कहूँगी कि फेस रीडिंग आज की डेट में ना 100% इफेक्टिव कोई होता है, जो आज की डेट में 100% इफेक्टिव कह सकती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग, जब मैं किसी को सामने आमने पढ़ रही होती हूँ, तो मैं फेस रीडिंग से ये बताती हूँ कि भैया तेरे ऑफिस में जो तेरा बॉस है ना, उसकी भी प्रमोशन होने वाली है। अच्छा, वो हैरान हो जाता है कि ये हम हॉरोस्कोप से ये नहीं पढ़ सकते कि उसके बॉस की जो प्रमोशन होने वाली है, हम उससे उसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। अब वो तो हमने पढ़ लिया, पर हमें ये नहीं पता कि हमारे पास उसके ऑफिस में कौन-कौन है जो उसके साथ के कैबिन में बैठा है। बिल्कुल। आपके साथ की कैबिन में जो पर्सन बैठा है, वो कौन है?
जी वो मेरा दोस्त है, पर वो तेरा दोस्त नहीं है, वही बंदा है जो तेरे ऑफिस में तेरे बॉस के साथ बातें करके तेरी लगा रहा है। ओके। तो ये तुम किससे पढ़ोगे? ये तो तुम फेस रीडिंग से पढ़ोगे ना, कि उसके पीछे फेस जो वो हम रीड कर रहे हैं उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को, क्योंकि उसके पूरे इन्वायरमेंट को, उसके ऑफिस में उसके दोस्त, उसके बॉस, उसकी जो जो उसको रेगुलर मिलता है उस सब को हम रीड करते हैं फेस रीडिंग से। तो इसलिए हम कहते हैं कि फेस रीडिंग जो मोर इफेक्टिव है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में चले जाते हो, फेस से उसके बारे में तो बताते हो, प्लस उसके ऑफिस के आसपास के लोगों के, क्योंकि एक आदमी जो होता है उसके लिए उसका ऑफिस का एनवायरनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके घर से भी ज़्यादा, क्योंकि उसका दिमाग घर में भी ऑफिस की ही चीज़ें लेके घूमता है। तो उसके लिए उसके घर ऑफिस की जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम उसको ऑफिस के इन्वायरमेंट की और ऑफिस के आसपास की बातें फेस रीडिंग से फटाक से बता देते हैं। तो मतलब ये कनेक्टेड कैसे है, मतलब बॉस कैसे कनेक्टेड है? बॉस, क्योंकि वो अपने बॉस के साथ डेली बात करता है, उसके डेली बात करने से हमारे, जब भी आप किसी के साथ बात करते हो तो आपके साथ उसका एक कनेक्शन बन जाता है ना। तो जब कनेक्शन बन जाता है तो आप फेस रीडिंग से उसके कनेक्टेड जो भी पर्सन है उसके साथ, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, और उसके बाद आ जाता है उसका बॉस। कई बार तो बेबी और बच्चों से ज़्यादा कई केसेस में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से रोजी रोटी चलनी है। तो लोगों के दिमागों में, लोगों की लाइफ में, लोगों की फेस पे उनके जो जिनसे उनको बेनिफिट होता है ना, वो आ जाता है। ओके। इसीलिए हम उनके ऑफिस का, उनके बॉस का, उनके एनवायरनमेंट का ज़्यादा जल्दी पढ़ लेते हैं, और ये मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। अच्छा। उनकी ऑफिस का सबसे पहले आदमी क्यों आता है हमारे पास? आदमी ने सबसे पहले अपनी रोजी रोटी, अपनी इनकम, अपनी फाइनेंस के बारे में पूछना, और उसका फाइनेंस कहाँ से होता है? उसके बिजनेस से, उसके काम से, उसके कॉर्पोरेट, उसके ऑफिस में। तो उसके कॉर्पोरेट में क्या क्या चल रहा है ये तक हम फेस रीडिंग से बताते हैं। ओके। बहुत सारे केसेस है, मैं फेस रीडिंग से ऐसे ही लोगों के जो ऑफिस में चल रहे होते हैं वो मेरा एक केस था, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे पास एक पर्सन आए, क्योंकि उनको ऑफिस में इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, एक लिमिट तक किसी को आप तंग करते हो, तो उस लेवल तक उनको तंग कर चुके थे। अच्छा। वो मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला कि आप ना ऐसा करिए कि आप ना नौकरी नहीं छोड़नी, वो नौकरी से नहीं निकालेंगे, आप अपनी नौकरी ना छोड़ी। बट समहाउ उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो कह रहे कि मेरे से सहा ही नहीं जा रहा। अब अच्छा। क्या उनकी लिमिट है पता नहीं, बट उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब वो मेरे पास आ गए कि नौकरी तो है नहीं, मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, तो अब 1 महीने में हम क्या करेंगे? अब आप देखिए, अब मैंने उसको बोला तुम शांत होके बैठ जाओ, 1 महीने में तुम अपने ना सिर्फ ऑफिस के बाकी फ्रेंड्स को, जितने भी है उन लोगों को बोलो और उनको अपना रिज्यूमे दो। तुम्हारे ऑफिस का कोई दोस्त आएगा जो अपनी किसी और डिपार्टमेंट से तुम्हें कनेक्ट करेगा। ओके। ये वो बंदा बिलीव ही ना करे, क्यों करेगा? बेचारा ऑलरेडी इतनी डिप्रेशन में है, उस मोड में है कि उसकी नौकरी जा रही है, उसकी रोजी रोटी उससे चल रही है, उसका घर चल रहा है, पर उसको छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उसका बॉस उसको टॉर्चर कर रहा था। अभी 1 महीने होने जा रहा था, अब 1 महीने की लास्ट 3 डेट्स रह गई थी। मुझे ये केस इसलिए याद है क्योंकि वो रोज मुझे कॉल करता था। ओके। तो ये 3 डेट्स रहने के बाद उसने मुझे बोला सिर्फ 3 दिन रह गए और मेरे पास नौकरी नहीं है। आप मानेंगे, तीसरा दिन जब खत्म होने लगा था, उसके 12 बजे मुझे मैसेज आ गया कि नौकरी कंफर्म हो गई, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड एक नॉर्म से फ्रेंड नहीं होते ऑफिस में, उसने अपने किसी डिपार्टमेंट हेड को बोला और मेरा रिज्यूमे दिया, तो और इमीडिएटली विद इन 1 डे मेरी इंटरव्यू भी होगी, और मुझे एचआर ने अगले दिन वो मुझे वो भी दे दिया, ऑफर लेटर भी दे दिया, और मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ। एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। अब उसके बाद उसकी ज़िंदगी के सारे केस फिर मैंने सॉल्व करने शुरू कर दिए, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी, तो ये किससे किया था? ये फेस रीडिंग से किया था। ओके। आप ये उससे हॉरोस्कोप से पढ़ सकते हैं कि तुम्हारे आसपास ना, तुम्हारे एनवायरनमेंट में, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे दुश्मन होंगे जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा हरास जाओगे, जो तुम्हें डाउन करेंगे। बट ये जो केस सॉल्व किया, ये केस मैंने उसी से सॉल्व किया। तो जैसे आप इसको कनेक्ट करके बता रही हैं कि हॉरोस्कोप से क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं और इधर से क्या चीज़ें सॉल्व की हैं आपने, तो मुझे ये बताइए कि जैसे हॉरोस्कोप में या न्यूमरोलॉजी से हम कोई भी टाइम इंटरवल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगले 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद क्या होगा, ग्रह दशा अंतरदशा के हिसाब से बताया जाता है उस पर। बट फेस रीडिंग के हिसाब से हम कितना टाइम इंटरवल या ड्यूरेशन देख सकते हैं या किस ड्यूरेशन का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये कैसे यहाँ पे काम करेगी? देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा भी है, क्योंकि फेस रीडिंग
आप अगर कई लोगों की कन्फ्यूजन है कि क्या फेस रीडिंग, क्योंकि कई बार जब लोग आते हैं ना मेरे पास तो वो सोचते हैं कि फेस रीडिंग होता है मतलब आप उसके बारे में बताओगे, तो वो कहते हैं मुझे फेस रीडिंग नहीं करानी। भाई मैं कहती हूँ भैया फेस रीडिंग करा, क्योंकि फेस रीडिंग से तो प्रेडिक्शन ले सकता है। एंड ही वाज शॉक्ड, पीपल आर दे आर कंफ्यूज कि उनको अभी तक डिफरेंस ही नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस रीडिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरोस्कोप, और आर दे इक्वल और आर दे सेम, कि जैसे वो प्रेडिक्शंस देता है रेमेडीज, तो फेस रीडिंग सेम प्रेडिक्शंस देता है आपको 1 to 1। अभी रिसेंटली आप, मैं बड़े दूर की केस की नहीं ले रही, अभी 10th का रिजल्ट आया है, 10th का 12th का, मेरे पास जितनी मम्मियाँ आई थी, मम्मियों को इतनी क्यूरियोसिटी होती है और वो पहले ही डरती रहती है मेरे बच्चे के कितने परसेंटेज आएंगे, कितना करेंगे, क्या करेंगे। हमारे पास मेरे पास एक लेडी थी कुवैत की, और वो पिछले 3 महीने से मेरे साथ थी, 4 महीने से, क्योंकि उनके जो डॉटर थी उनके लिए उसी के स्कूल में से कॉल आ गई कि पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है। अब जब पेरेंट्स को कॉल आ गई तो उसने मुझे, मैडम मुझे अर्जेंट सेशन देना, क्या हो गया क्या नहीं, क्योंकि स्कूल वालों ने बोला है कि लड़की जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही, जो इनके प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें वो चीटिंग करते हुए पकड़ी गई प्री बोर्ड में। अब माँ तो वैसे ही डाउन होगी, फादर ने अलग से माँ को ब्लेम करना कि तेरे कारण ही हुआ, तो माँ कितनी ज़्यादा वीक होगी। अब वो मेरे पास आई और उसने मुझे बोला कि आप मुझे बताइए, एक तो कुछ रेमेडीज़ भी दीजिए। मैंने उसको रेमेडीज़ भी देनी थी, प्लस प्रेडिक्शन भी करिए कि मेरी बेटी 10th में पास होएगी और कितने परसेंटेज आएगी। आज मैं आपको बताती हूँ, परसों ही, कल जब एक दिन छोड़ के 10th का रिजल्ट आया, 10th और 12th का CBSE बोर्ड का, आज उस लड़की के 86% आए हैं। अच्छा। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। अब ऐसे लोग कैसे छोड़ सकते हैं? उसके हमने रेमेडीज़ करी, मैंने उसको रेमेडीज़ करवाई, जो उनकी डॉटर को देख के मैंने उनकी सारी रेमेडीज़ बताई कि ये रेमेडीज़ करो, ये करो, और उसने वो कहा कि मैं ये रेमेडीज़ कर रही हूँ, मैं आप पे 100% फेथ कर रही हूँ, पर आप मुझे प्रिडिक्ट कर दो। मैंने कहा ये रेमेडी कर ले, प्रिडिक्शन ये है, अब शांत होके बैठ जा, कहीं कुछ नहीं करना, डर मत। ओके, लेकिन एक चीज़ है ना, जैसे जब हॉरोस्कोप और न्यूमरोलॉजी की बात होती है तो यहाँ पे हर चीज़ फिक्स है, हमारी बर्थ डेट के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से एक चार्ट बना हुआ है हमारा। बट लेकिन जैसे कहा जाता है कि जब बात पामिस्ट्री की आती है तो लोग कहते हैं कर्म के अनुसार आपके हाथ की लकीरें चेंज होती हैं। तो अब बात जब हम फेस रीडिंग की जैसे कि अभी कर रहे हैं, तो जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है या टाइम टू टाइम उसका फेस में भी चेंजेस आते हैं, तो क्या जब ये चेंजेस फेस में आते हैं तो उसका भाग्य भी बदलता है? देखिए, भाग्य कभी नहीं बदलता, भाग्य तो उस दिन ही बन जाता है जिस दिन आप पैदा होते हैं। पर ये होता है कि हमें चीजें मिलती है हमारे स्टेप बाय स्टेप, वो आपकी हमारी, आप कोई भी ले लीजिए, वो चाहे आप न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, हॉरोस्कोप ले लीजिए, चाहे पामिस्ट्री ले लीजिए, आपकी चीजें आपको, बट आपको पता होता है जब हम बच्चे की कुंडली बनाते हैं तो हम उसकी कुंडली में लिखते हैं। अगर आप हेडिंग देखोगे तो अगर शिक्षा का कुंडली बनाएंगे तो उसमें लिखा होगा कि ये बच्चा अच्छी शिक्षा लेगा, बड़ा कुछ बनेगा, बड़ा अफसर बनने के योग है, बिल्कुल ठीक है। पर उसमें तो पूरी नहीं होती, पर ये सारे पॉइंट्स उसमें हम लिख के भेजते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम प्रेडिक्शन उसके हिसाब से होती रहती है। उसलिए जो फेस रीडिंग है उसकी प्रेडिक्शन भी टाइम टू टाइम होती रहती है। फेस चेंजेस होते हैं बट उसकी किस्मत थोड़ी चेंज, किस्मत तो उसकी एक ही बार बन गई है, बस हम उसको टाइम टू टाइम, जैसे वो पर्सन अपने नए फेस के साथ, जैसे कल नहीं, आज से अगर मैं देखूंगी तो 5 से 10 साल पहले आपका फेस थोड़ा पतला होगा, आज की डेट में आपका फेस थोड़ा मोटा हो गया, बट उससे आपके भाग्य पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। भाग्य तो वही चलना है, आपके जो बर्थ पिक्चर होती है उसके साथ रिलेट करना है। ओके। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि फेस रीडिंग की है, तो फॉर एग्जांपल कि जैसे जब मैं समुद्र शास्त्र पढ़ रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि अलग अलग चेहरों के अलग अलग गुण दिए हुए हैं। जैसे सिंह चेहरा है तो उसका अलग गुण है, हॉर्स टाइप का है तो अलग है फॉर एग्जांपल, या फिर हार्ट शेप है तो अलग है। तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर व्यक्ति थोड़ा सा फैट है, मोटा है, मान लीजिए उसका वजन ज़्यादा है, तो अगर उसका चेहरा हम देखेंगे तो थोड़ा गोल दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। बट वही व्यक्ति अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है तो एक अच्छे चेहरे पे आ जाता है, तो फिर प्रिडिक्शन करने में दिक्कत नहीं होती होगी? देखिए, हम ना आज की डेट में जो लोग हो रहा है फेस रीडिंग से क्या कर रहे हैं, लोगों के सिर्फ ट्रेड्स बता रहे हैं कि गोल फेस वाला जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल होता है, वो थोड़ा सा चीज़ों को दिल पे ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें तो हम ट्रेड्स बता रहे हैं, हम किसी की प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं। प्रिडिक्शंस हम उसकी बर्थ पिक्चर को साथ लेके करते हैं, क्योंकि बर्थ पिक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लस उसकी प्रेजेंट पिक्चर।
तो अगर आपके पास प्रेजेंट पिक्चर नहीं है तो एक बर्थ पिक्चर उठा लीजिए और उसकी पुरानी कोई पिक्चर उठा लीजिए, थोड़े कुछ साल पहले कुछ की। साल पहले की, ओके। तो भी आप उस पे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक। बट अगर आप ये कहेंगे कि वो चेंज हो रही है, वो आपके फेस चेंज हो रहा है, तो प्लेन हो रहा है, मोटा हो रहा है, ये सिर्फ ट्रेड्स बताता है, इससे हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ये सिर्फ पर्सन की मेंटालिटी या उसकी चीज़ों को देखने के लिए। और वैसे भी प्रिडिक्शंस जो होती हैं वो हम सिर्फ उसके फोरहेड पे, फोरहेड कभी ख़त्म थोड़ी होगा, फोरहेड पे जो लाइंस हैं वो तो सेम ही रहेंगी ना। आपका फोरहेड हमारे सूर्य को हमारा जो फोरहेड है वो सूर्य को इंडिकेट करता है। तो आप सूर्य को इंडिकेट करते हैं, तो आपकी ये जो फोरहेड है, जब आप पतले होंगे तो भी ये हेड, ये फोरहेड थोड़ी खत्म हो जाएगा, उसकी सिर्फ बनावट थोड़ी चेंज होगी, बट वो तो वैसे ही रहेगा ना। फेस जो है आपका मोटा था, आपका पतला हो गया, वो अंदर चला गया, बट फेस तो वही रहेगा ना। वो जो ट्रेड्स जो लोग बोलते हैं वो डिफरेंट है। फेस रीडिंग में लोग भी कंफ्यूज है, जैसे आप कंफ्यूज हो तो लोग भी कंफ्यूज है कि वो ट्रेड्स और बाकी चीज़ों को सेम मिक्स करी जा रहे हैं, तो उसमें बोलते हैं दिस इज फेस रीडिंग। ओके, मतलब एक प्रकार से डेप्थ एनालिसिस की जरूरत है। यस, थोड़ा कुछ पहले देखें, फिर ये भी देखें किस तरह की रेखाएं बन रही हैं, जी जी, मतलब हमारे फोरहेड में आंखों की बनावट, और फिर उन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा एनालिसिस किया जा सकता यस, क्योंकि हम फेस रीडिंग में ऐसा नहीं है ना कि हम किसी के ट्रेड्स पे जाके हम उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हम एक नॉर्मल प्रिडिक्शन, जैसे हम लोग आगे कहते हैं कि नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं वो जैसे जैसे आगे जाते हैं, जैसे 50s के बाद वो जब आ जाते हैं तो उनका एक अच्छा एक हायर लाइफस्टाइल स्टार्ट होता है। ये एक जर्नल प्रिडिक्शन है, बट ये जर्नल प्रिडिक्शन सारे 1 नंबर्स के लिए थोड़ी काउंट होएगी। हाँ, ये होता है कि जनरल प्रेडिक्शंस हम मैक्सिमम लोगों के लिए लेते हैं। जैसे हमारे एक समझिए। नंबर 1 के जो लोग हैं, 100 लोग हैं, तो ऑलमोस्ट वहाँ से 60 to 65% लोगों के साथ ऐसे ही होता है। तो इसके भी यहाँ पे हम प्रेडिक्शंस कर आगे देते हैं। मतलब एक प्रकार से ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे जब ये राशि का भी डेली राशिफल जो होता है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है कि Yes. किस राशि के लिए क्या है जी चंद्र के अनुसार। जी, बट लेकिन ये है कि ये मैटर मेन करेगा कि आपका कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, यस, किसके साथ बैठा है, किसके हाउस में, तो सब कुछ देखना जरूरी है। आप क्योंकि आपका इंडिविजुअली चार्ट या आपका फेस या आपकी न्यूमरोलॉजी, आपके नंबर्स, आपकी बर्थ डेट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिहाफ पे हम प्रिडिक्शंस करते हैं। ओके। तो प्रिडिक्शंस एक अलग मैटर है और प्रिडिक्शंस को काफ़ी डेप्थ में जाके करते हैं, बड़ी कैलकुलेशंस के साथ किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि प्रिडिक्शंस को आप जैसे हमने निकाल लिया। प्रिडिक्शंस के लिए आप देखेंगे, आप अगर हम एनालिसिस करते हैं हॉरोस्कोप को भी, तो हॉरोस्कोप को एनालिसिस करते वक्त अगर हम सारे अपने हाउस को मिक्स करते हैं, अगर हमारे किसी का अच्छा, जिसका एक अच्छी हायर पोजीशन पे जाना है जिसको, तो हम उसके 5th हाउस को देखते हैं, 9th हाउस को देखते हैं, 10th हाउस को देखते हैं। बट उसके बाद हम निकालने के बाद प्रेडिक्शन निकालेंगे ना, भैया ये तेरी 37 में तेरा राजयोग शुरू हो रहा है, तो वो हमारी कैलकुलेशन जो हमारे यहाँ पे चल रही है। ओके। अच्छा, तो एक चीज़ और है, जैसे आपने ट्रेड्स की बात कही कि लोग आजकल सिर्फ ट्रेड्स बता रहे हैं, प्रिडिक्शन बहुत कम लोग कर रहे हैं एनालिसिस करके। तो ट्रेड्स में एक चीज़ और आती है, लोग कहते हैं कि जिसके भी गाल में डिम्पल्स पड़ते हैं वो बहुत लकी होता है। तो क्या ये सही है या ये सिर्फ मसल डिफेक्ट है? देखिए, सही और गलत तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सही है गलत है। हाँ, नॉर्मली क्या होता है, ये एक फेस में ना, जिनके भी नॉर्मली जिस भी इंसान के फेस पे बाकी लोगों से 90% लोगों का फेस जो हमारे इंडिया में ना प्लेन है, फ्लैट, और 20% जो लोग हैं उनका जो फेस है ना, उन पे डिम्पल आता है स्ट्रॉन्ग, मतलब आप देखेंगे अंदर जाता है। हार्डली 5 से 6% लोग हैं जिनके फेस पे जो डिम्पल्स आते हैं वो थोड़े यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे, और उसके 5% आते हैं जो यहाँ पे बात करते हैं हल्का सा, नहीं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आते हैं। बट वो उस डिम्पल पे शो करता है कि हम उस डिम्पल को, हाँ, कहीं ना कहीं हम उस ट्रेड्स में यूज़ करते हैं कि जिनका थोड़ा कम आता है तो वो एक 50-55 के आसपास जाके काफ़ी अपने आप को एक तरह से एक नया रूप लेके अपनी दुनिया को दिखाएंगे। जिनका नॉर्मल, जिनका एक बीच में एग्जैक्ट पड़ता है बहुत, जैसे 20 साल में ही उनके दिख रहा है कि एक अंदर जा रहा है फेस, तो पता लगता है कि ये 25 से 26 साल में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देगा और इस 30 साल तक इसका करियर बड़े ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में खड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से जब आपके लिप्स के आसपास छोटे से डिम्पल्स पड़ते हैं, जिनके छोटे छोटे लाइट से डिम्पल्स पड़ते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं कि ये लोगों को ना थोड़े देर, मतलब जैसे ऑलमोस्ट 55 to 60 साल के आसपास ये अपने आप को दिखा पाएंगे कि दुनिया को कि ये लोग क्या हैं। तो इनका करियर जो है
चलेगा, ऐसा नहीं है करियर नहीं चलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा है। बट वो जो अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन या एग्जैक्ट चीज़ जो चाह रहे थे ना, जब पिछले काफ़ी देर से ड्रीम करके बैठे, तो वो इस पर्टिकुलर एज में उनको वो वाली चीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से एक ट्रेट में ही हमने एक साथ में जनरल प्रेडिक्शन निकाल के रखी है। बाकी तो उसकी बाकी चीज़ें भी एनालाइज करेंगे ना, कि वो क्या है, उसकी आंखें क्या है, उसके फोरहेड पे क्या है, वो चीज़ें जब हम उसकी पूरी प्रेडिक्शन करते हैं। बट एक जनरल प्रेडिक्शन में मैंने आपको ये बताया कि एक अगर डिम्पल है, अगर किस तरीके के डिम्पल से किस तरीके की एज के हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके, तो जैसा आप ऑलरेडी इतने सारे फेस रीडिंग कर चुके हो, तो कभी आपने जैसे ये जो बिलियनियर्स या सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे एलॉन मस्क हो गए, जुकरबर्ग हो गए, मुकेश अंबानी जी हो गए, तो इन लोगों का कभी फेस रीड करके एनालिसिस किया है कि इनमें क्या अलग है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके फेस लगभग इन लोग से मिलते हैं, लेकिन सब तो मुकेश अंबानी और एलॉन मस्क है नहीं, तो क्या कुछ डिफरेंस है? देखिए, हर ये तीनों जो फेस है, ये तीनों फेस आप ये नहीं कह सकते कि तीनों का फेस एक जैसा है ना। अगर आप मुकेश अंबानी का देखेंगे तो वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा और बहुत फ्लैट है, और इलॉन मस्क का फेस तो बिल्कुल ही फ्लैट है। और जो मार्क जो है, जो फेसबुक वाले, उनका जो फेस है वो बिल्कुल थोड़ा लंबा लंबा। पतला। ठीक है, तो फेस तीनों के डिफरेंट है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि तीनों, अब हम कैसे इस पे अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं कि ये वाले फेस वाला जो इंसान होगा। देखिए, इनमें ना एक चीज कॉमन होगी, इनका जो फोरहेड है। जब भी जिस भी इंसान जिसने अपनी लाइफ में अपनी कोई मुकाम बनाना होता है, बाकी तो उसका मुकाम उसकी और भी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ फोरहेड पे हम, तो फोरहेड सबसे पहले जब भी किसी की तरफ देखती हूँ तो पहले मैं उसके सिर्फ फोरहेड को देखती हूँ, देन मैं उसकी आंखों में जाती हूँ। बट मैं फोरहेड को एनालाइज कर लिया तो मैंने मतलब अपनी प्रेडिक्शंस देने के लिए रेडी होगी। Okay. आपके फोरहेड उनका देखेंगे, सबका फोरहेड बहुत फ्लैट और बहुत स्ट्रेट है और एकदम हाईलाइट हो रहा है उनका फोरहेड, चाहे वो अपने फेस को मोटा कर ले, पतला कर दे, बट उनका फेस जो है ना, फेस से लेके नोज तक एक अलग बनतर फोरहेड में से है, लेके नोज तक। एक अलग बनतर हाँ। में है। बाकी उनकी चीजें डिफरेंट है, बट ये चीज कहीं ना कहीं उनकी सेम है, क्योंकि आप देखेंगे जो मुकेश अंबानी है, उनका फेस जो नोज है वो थोड़ा बड़ा है उनकी फेस के हिसाब से। उसी तरीके से मार्क्स का जो आप देखेंगे, मार्क्स जो जुकरबर्ग जो है, उनका जो फेस है उनके हिसाब से उनका नोज जो है बड़ा पतला, एकदम तिखा आगे निकला हो, और जो एलॉन मस्क है उसका फेस के हिसाब से उनका नोज काफी चौड़ा। तो ये सारी चीजें और एनालिसिस करके आपको फोरहेड और नाक के हिसाब से पता चल जाता है कि ये बंदा अपनी फील्ड में कुछ अलग करेगा। ओके। मतलब डिफरेंट, इसने दुनिया में नहीं रहना, ये दुनिया से अलग काम करेगा, ये दुनिया को पीछे लगाने वाला है। तो ये तीनों दुनिया में इसी तरीके से हम प्रेडिक्शन करेंगे, बाकी चीजों को एनालाइज किया जाएगा। बट ये देखिए, तीनों की चीजों में एक डिफरेंट, एक अलगपन है जो बाकी फेसेस में नहीं दिखेगा। कॉमन इंडियन फेस में ऐसा फेस नहीं आएगा। तो फिर मतलब कुछ फिर ऐसे साइन भी बताइए ना फेस रीडिंग के हिसाब से, कि जो देख के लोगों के समझ में आ जाता हो कि भाई इसके पास तो फ्यूचर में काफ़ी पैसा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं, जैसे आपको बोला कि सबसे पहले तो मैं सबका देखती हूँ फोरहेड और नोज को अगर कंबाइन कर लेती हूँ तो उसके फेस के हिसाब से, कि उसका फेस और नोज और उसका फोरहेड, ये तीनों चीज़ें क्या स्टोरी बोल रहे हैं, उसके हिसाब से मैं प्रेडिक्ट करती हूँ। फोरहेड और जो फेस है ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बंदा लाइफ में कुछ अलग ही करेगा, ये लाइफ में वो नहीं करेगा जो दुनिया करे। हाँ, ये इसको दुनिया वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट कर रहा होगा वो उस पर। ये बाद में दुनिया को एक एज लिमिट आती है। बेसिकली जब भी आप इस तरीके का फेस होता है तो ऐसे जो लोग होते हैं 35 के अबव, मोस्टली 30s के बाद, ये लोग 30s से पहले नहीं, 30 से पहले तो ये लोग एक नॉर्मल इंसान होते हैं, जिसमें ये लोग बाकी लोगों से इवन क्रिटिसिज्म ही पा रहे हो। बट इनके बाद 30 के बाद इनका सितारा ऐसे चमकता है, 32 ही कहूँगी मैं, 32 के बाद ऐसा सितारा चमकता है कि ये धीरे धीरे अपने साथ दुनिया को भी लगा लेते हैं अपने पीछे। ओके, ये चीज़ है। तो जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा दिमाग में, कि जैसे हम बॉलीवुड या हॉलीवुड की बात करें, तो यहाँ पे अक्सर जो सेलेब्स रहते हैं ये प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं अपने फेस की। तो जब फेस की प्लास्टिक सर्जरी होती है तो नो डाउट थोड़ा शेप में, बनावट में अंतर आता है। तो ऐसे में
क्या हम प्रिडिक्शन करके सही चीज़ें एनालिसिस कर पाते हैं, या फिर वो अपना ये चेंज जो कर रहे हैं फेस, तो इसके द्वारा कहीं अपना भाग्य तो नहीं बदले ले रहे? अच्छा हो या बुरा वो नहीं पता, बट क्या है इसका ये रिजल्ट? क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा बोला आपने। पर देखिए, अगर हम लोग टीवी एक्टर हो गए या मूवी एक्टर हो गए, जिनके फेस पे पूरा दिन मेकअप होता है, तो मेकअप से आप देखेंगे काले से गोरा, गोरे से काला, और पता नहीं किस तरीके के मेकअप करते हैं, पर उस मेकअप से इनकी भाग्य में कोई इफेक्ट नहीं जाता है ना। ठीक है। तो भाग्य तो इनका वही रहता है। अब प्लास्टिक सर्जरी एक टेम्परेरी फेस है। जब ये थोड़ा एज होंगे तो इनका जो अपना नेचुरल जो फेस होता है ना, वही वापस आना है। प्लास्टिक सर्जरी एक कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है और उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। जिस साल में इन्होंने मेंटेन नहीं किया तो अपनी बैक टू वही वाली पोजीशन पे आ जाते हैं जहाँ से ये शुरू करते हैं। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी किस्मत नहीं बदली, किस्मत तो वहीं पे आ गई ना। अगर इनके यहाँ पे कहीं पे चोट का निशान है बहुत बड़ा या काला निशान है, तो उन्होंने प्लास्टिक नहीं, कुछ साल तक तो वो ठीक रहेगी, पर धीरे 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 वो फेड होना शुरू हो जाएगी। फेड होके तो फिर कालापन उनका वापस आ जाएगा अगर उसकी डेट। तो ये भाग्य कभी चेंज नहीं होता। भाग्य तो उसी दिन बन जाते हैं जब इनके फेस पूरा इस दुनिया में बनता है। फेस कब बनता है, जब ये माँ के पेट में अंदर होते हैं तभी फेस बन जाता है ना। और वो चौथे महीने से शुरू हो जाता है। बच्चा का जब माँ के पेट में होता है तो वो चौथे महीने से उसके फेस बनना शुरू हो जाता है और वो 9 महीने तक उसका फेस बनता रहता है पूरी तरह से। तो तब उसकी किस्मत बन जाती है। तो फिर ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है तो एनालिसिस करने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होती? एनालिसिस करने में प्रॉब्लम नहीं होती। ये ज़रूर होता है कि इस आदमी ने अपने फेस के साथ कुछ किया है, तो हम उससे पहले ही पूछ लेते हैं कि तुमने, क्योंकि मैं जब पिक्चर, सपोज अगर मैं वीडियो कॉल पे आती हूँ या मैं पिक्चर से रीडिंग करती हूँ, हर चार्जेस सबके अलग अलग होते हैं। तो जो लोग मुझे अफोर्ड कर पाते हैं वीडियो कॉल पे आते हैं, जो लोग नहीं कर पाते तो हम पिक्चर्स ले लेती हूँ कि पिक्चर से, पर रीडिंग दोनों की सेम होती है। बट वीडियो कॉल से कहीं ना कहीं कनेक्शन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो कई लोग प्रेफर करते हैं कि मैं कनेक्शन भी बनाना है सामने वाले के साथ, सो दैट शी विल ऑलवेज, के जिसके कहते हैं ना कि मुझे हमेशा अपने दिमाग में रखे। तो ये रहता भी है कि अगर मैं वीडियो कॉल पे या फेस टू फेस मिलती हूँ तो वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। वो 10 साल बाद भी आएगी ना तो मैं उसका केस बताऊंगी, तुम मेरे साथ 10 साल पहले आई थी ये वाले बात पे ना, क्योंकि 10 साल बाद थी आपकी चीज़, क्योंकि तुम मुझसे लाइव मिली हुई हो या तुम मुझसे वीडियो कॉल पे मिली थी, वो ज़्यादा। अब हम बात कर रहे थे कि हम बात क्या कर रहे थे, मतलब आपको एनालिसिस करने में दिक्कत तो नहीं होती? हाँ, हमें एनालिसिस करने में दिक्कत तब आती है, हम उसको पहले ही बोल देते हैं कि अगर तुमने मेकअप किया है ना तो मेकअप थोड़ा उतार लेना, थोड़ा कम करना, क्योंकि अगर मैं फेस की प्रिडिक्शन करी फोटो से तो बिना मेकअप वाली पिक्चर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नेचुरल पिक्चर दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा आएगा। या अगर आपने कोई ऐसी चीज़ करी है, अगर वीडियो कॉल पे है, फिर तो हमें पता चल जाता है कि तुमने अपने फेस पे कुछ किया है, क्योंकि तुम्हारा फेस नेचुरल नहीं है। तो सामने वाला कहता है कि हाँ मैंने अपने फेस पे सर्जरी कराई है या कुछ मैंने ये कराया, तो फिर उसके साथ साथ हम उसकी एक पुरानी पिक्चर भी ले लेते हैं साथ में। ओके। क्योंकि अब उसको साथ पुरानी पिक्चर को कंबाइन करेंगे ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, तो हम इजी वे हो जाता है कि हम उसकी पुरानी पिक्चर को साथ में कंबाइन कर लेते हैं, जिससे हम उसकी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ओके। तो जैसे कि बहुत से आजकल यंगस्टर्स जो हैं बॉलीवुड में मतलब अपना करियर बनाने जाते हैं, एक्टर एक्ट्रेस बनने जाते हैं, और कुछ लोगों को मतलब कुछ ही परसेंट लोगों को चांस भी मिलता है कि कोई अच्छी वेब सीरीज़ मिल गई या अच्छा टीवी शो मिल गया या फिल्म मिल गई। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपना वो जो पोजीशन रहता है उसको मेंटेन नहीं कर पाते। अभी चांस मिला लेकिन आगे नहीं मिला, तो आप जैसे बहुत सारी रेमेडीज़ लोगों को बताती हैं, तो उनके लिए क्या रेमेडीज़ है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के, जो लोग कई ऐसे जो इवन जो कैमरा पर्सन है, क्योंकि ये जो आगे हमें दिखते हैं ये तो आपको दिख रहे हैं, बट इनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जी। और उनके पास भी एवरी टाइम, जैसे कहते हैं ना, हर समय उनके पास काम हो, क्योंकि कैमरामैन हमेशा इनको भी नए नए इक्विपमेंट के साथ आना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वही पुराने वाले चलेंगे, क्योंकि नए इक्विपमेंट आ गए मार्केट में, उनको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास वो सब। तो मेरे पास हेड कैमरामैन ये सब लोग भी आते हैं, तो इनके पास कंटिन्यूसली फिल्म्स नहीं आती, कंटिन्यूसली इनके पास वो सीरियल्स नहीं आते। तो ये जो लोग होते हैं इनको अगर कंटिन्यूसली अपनी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड वालों को अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली वर्क चाहिए, तो ये काम करें। बड़ी ही ईजी रेमेडी है और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी। आपने सौंफ सुनी है? सौंफ जो हम सौंफ खाते हैं खाने के बाद, है ना। सौंफ जो एक तो होती है हरे रंग की सौंफ, एक होती है जिसपे कलर चढ़ा होता है लाल पीला, है ना, कलरफुल सौंफ। वो सौंफ
क्या रिप्रेजेंट करती है? वो सौंफ रिप्रेजेंट करती है शुक्र, मरकरी और मून। और हमारा जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है ना, वो शुक्र, मून और बुध, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। अब जब अगर आप कोई भी काम लेना चाहता है इस वर्ल्ड में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, वो सौंफ को ना कम से कम 2 या 3 बार खाए, क्योंकि 3 टाइम है ना, सुबह, शाम, दोपहर, और सुबह, दोपहर और नाइट। तो तीनों टाइम पे वो अब ये सौंफ को कैरी कर सकता है, और अब एक बार दिन में 3 बार हर टाइम पे खाए। आप देखेंगे रेगुलरली अगर वो अपने अब हैबिट बना लेता है, तो उसके पास काम हमेशा रहेगा, मतलब वो फ्लो में रहेगा। ऐसा नहीं है कि 4 दिन 4 महीने बैठ गए, फिर उसके बाद 4 महीने के बाद आए, उनका सारा वो जो उन्होंने पिछली मूवी से कमाया होता है वो तो 4 महीनों में खत्म हो जाता है, फिर खाली के खाली। तो ये रेगुलरली रेमेडी जो है, ये सौंफ अगर आप खाते रह रहे हैं, तो आपको अपने वर्क में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काम मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे आपने इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात कही, तो फिर ये रेमेडीज तो हर मतलब जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए भी लागू होती है, तो होती है क्योंकि जो अल्टीमेटली फेम तो उन्हें भी चाहिए ना। जी 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 जी, जो क्यों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड तो आज की डेट में बहुत बड़ा हो गया ना। पहले एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड था सिर्फ टीवी और मूवीज के साथ, आज की डेट में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें सब इसी के साथ कनेक्ट हो गए, सबके लिए ये सारा ये क्योंकि वो भी हमें एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आज आप लोग को, आपको भी सब लोग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी एंटरटेनमेंट आप कर रहे हैं, तो ये आप भी खा सकते हैं। हाँ, एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ रही है कि एक पिक्चर थी प्रभास की, राधे श्याम नाम से। तो उसमें वो बहुत ही एक्सपर्ट पाम रीडर रहता है, और वो मतलब ट्रेन से सफ़र कर रहा होता है, तो कुछ लोग उसको पहचान जाते हैं कि ये बहुत एक्सपर्ट पाम रीडर है। तो वो लोग कहते हैं हमारा हाथ देखिए, तो वहाँ भीड़ लग जाती है और सब अपना हाथ दिखाने लगते हैं कि मेरा देखो मेरा देखो। तो जब वो हाथ, मतलब जब उसकी नज़र सबके हाथ में पड़ती है, तो वो ये देखता है कि यार ये सब लोग मरने वाले हैं, इनकी मतलब डेथ बहुत नियर आ चुकी है। तो उसको फिर वो अपना एनालिसिस करता है, तो उसको लगता है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। तो मतलब इसके पीछे पूरी स्टोरी बनाई गई कि वो फिर उतरता है, बचाने को कोशिश करता है, तो सब तो मारे जाते हैं, लेकिन वो उतर के जो कोशिश करता है तो खुद बच जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या फेस रीडिंग से भी किसी की डेथ प्रिडिक्शन किया जा सकता है? देखिए, फेस रीडिंग से हम हॉरोस्कोप से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी एज की है। उसी तरीके से फेस रीडिंग की भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, हम पामिस्ट्री से भी कर सकते हैं कि किसी की एज कितनी। वो अलग बात है कि हम लोग बताते नहीं हैं, क्योंकि ये हम लोगों के उस, जैसे कहते हैं ना, एक ऑकल्ट साइंस में एक असूल होता है। मैं तो नहीं बताती, बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मैं उनको ये नहीं बताती कि कोई मुझसे पूछने भी आएगा तो मैं उसको ये नहीं बताती कि ये क्वेश्चन मत लो, बाकी आप कोई और किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछो आपकी हेल्थ के लिए या कुछ भी। बट ये बात, हाँ, ये प्रिडिक्ट जरूर किया जा सकता है। और जैसे आपने बोला कि उसने सब लोगों के हाथ आए, जब सबके हाथ इकट्ठे आए तो एनालाइज करा। जब आप इस लेवल पे होते हो, मतलब काफ़ी बुरा, मैं मूवी तो पूरी तरह नहीं देखी है, बट मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे, तो उसमें था कि वो काफ़ी बड़ा था। बड़ा तभी होगा जब वो काफ़ी साल से ये प्रैक्टिस कर रहा होगा, सालों लग गए, मतलब एक उसमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सपीरियंस, पीछे। हाँ ना। तो वो काफ़ी देर से, तो उस जैसे कि सबके हाथ आए तो उसने सबके हाथ देखने शुरू कर दिए, तो उसको पता चल गया कि एक चीज़ सबकी कॉमन सब में क्यों दिख रही है। तो उसी वक्त वो उसने अपनी कैलकुलेशंस करनी चाहिए। जैसे हम भी, अब अगर फेस आता है मेरे पास, तो फेस को रीड करने का रीड कैसे करती हूँ, उसको कैलकुलेशन देखने, आंखों से तो कर रही होती है, पर मेरे दिमाग में भी कैलकुलेशंस हो रही होती है। उस कैलकुलेशन से मैं उसको प्रेडिक्शन दूंगी। उसी हिसाब से उसने कैलकुलेट किया कि ये सबका एट एक ही टाइम पे एक टाइम स्पैन लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इस एरिया में, इस सराउंडिंग में कुछ होने वाला है। तो वो कनेक्ट कर जाता है, क्योंकि आपको अपनी दिमाग, अपनी एनर्जीज, अपनी सारी चीज़ें भी लगानी पड़ती हैं जब आप प्रेडिक्शंस करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सीखा और आप प्रेडिक्ट करने लगो। प्रेडिक्शन के लिए हमें सालों लग जाते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो और एग्जैक्ट प्रैक्टिस करके एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस निकालना, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो इसीलिए उसने ये अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये किया कि कहीं ना कहीं ये ट्रेन का एक्सीडेंट होना होगा। तो उसको पता चल गया कि ये अगर सबके साथ इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी एक क्रिया हो रही थी जिसमें मेरे सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक इंसिडेंट जो है उसका मैं खुद एक वाचक हूँ, कि मैं खुद देख पा रहा हूँ कि ये ऐसा इंसिडेंट हो रहा है।
तो ये है कि मतलब बताया नहीं जाता, ये तो ठीक है, आपने सही कहा, बट लेकिन प्रिडिक्ट किया जा सकता, प्रेडिक्ट किया जा सकता। तो मतलब ठीक है आप नहीं बताते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कुछ ऐसा स्कैरी एक्सपीरियंस है आपके साथ? देखिए स्कैरी एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मैं वो नहीं कहूँगी। जैसे मेरे पास एक अभी रिसेंटली कुछ दिन की बात है कि एक मेरे पास पेशेंट आए थे और उनकी जो मासी थी उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, और वो जो गर्ल थी वो आईसीयू में थी, और वो मेरे पास जब आई थी उनकी रिपोर्ट, जब उन्होंने मुझे फ़ोटो वगैरह भेजी थी तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे है, और डॉक्टर ने बोला है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ये ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो थोड़ा सिर्फ इसीलिए रखा गया कि उनको सिर्फ हल्का सा पेट में दर्द हुआ था। जब ये बात उन्होंने मुझे कही कि इसीलिए मैं आई हूँ कि ठीक है पेट दर्द हुआ था, तो आप मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ये कब तक आ जाएंगी। तो जब मैंने उनकी पिक्चर देखी तो मैं बड़ी घबरा गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से दिख रहा था तो उस हिसाब से तो मुझे नहीं दिख रहा था कि वो आगे उनका समय है। बट ये बात उस टाइम पे आप ना ही वो उस फॉर्म में होंगी जो मुझसे, मैं अगर उनको ये बात बोलूँगी तो वो फॉर्म में वो सुन भी नहीं पाएंगे ना ही। पर मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि मुझे दिख रहा है कि अभी पैसा लगेगा, मतलब आपके इस पे ऊपर। पर उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला है कि ये अगले 2 दिन में, मतलब ये थोड़ा बेटर हो रही है और काफ़ी बेटर हुई है पिछले 2 दिन से, तो अभी बेटर हुई है, और ये कॉमन कोई ख़ास इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, और थोड़ा बहुत है, वैसे भी टेस्ट वगैरह सब करवा रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद मुझे ये मैसेज आता है कि वो नहीं रही। तो वो दिख रहा था बट बता नहीं सकते थे, बट मैंने उनको ये सारी चीज़ें क्लूज जरूर दे दिए थे कि अभी उनके ऊपर एक्सपेंस है ना, और अभी थोड़ा सा टाइम, अभी थोड़ा उनका टाइम अच्छा नहीं है, क्रिटिकल है, और ये अगले 1.5 महीने तक दिख रहा है। तो 1.5 महीने तक अगर ये चीज़ें ठीक रही तो ये फाइन है, इनकी हेल्थ वगैरह। तो 1.5 महीने तक आपको ना इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम और थोड़ा ज़्यादा मनी या थोड़ा ज़्यादा चीज़ें लगाइए, और डॉक्टर को बोलिए कि आप फिर भी आप सारी चीज़ें एनालाइज करिए, सब चीज़ें करिए, दोबारा से करिए, क्योंकि अगर मैं उसको उसी हिसाब से यानी कि 100% ठीक करके लेके जाऊंगी, तो आप उसी तरीके से बात करिए। पर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी मैंने उनको ये जरूर बता दिया था कि अगला 1.5 महीना उनका अच्छा नहीं है। 1.5 महीना इस लिटिल रिस्की, थोड़ा सा रिस्की है, आप देख लीजिए। बट अब अगर मैं उनको ये बात बता दूं कि उसकी उम्र तो सिर्फ 2 हफ्तों की, तो वो तो फिर ऊपर से मेरे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मुझे बोलेंगे, बट वो क्या बीतेगी उन लोगों के ऊपर, और ये चीज़ हमें बतानी भी नहीं चाहिए। तो हमने किस फॉर्म में मैंने उसको बताई, ठीक क्या चीज़ थी, पर हमें किस तरीके से उनको ये चीज़ बतानी चाहिए। समझ गया। तो मतलब जब इतनी सारी चीज़ों पे ये फेस रीडिंग काम करती है, एक आपको इंटरप्ट करूंगी, एक केस में आप बताऊंगी, क्योंकि मुझे एकदम ऐसा याद आया कि एक किसी की वाइफ आई थी मेरे पास, और उनके हस्बैंड थे हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, यस, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया, और वो मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे बोला था कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया और ये ऐसी ऐसी सिचुएशन में आई हैं, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये हाँ या ना। क्योंकि देखिए अब वाइफ है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी, क्योंकि आगे भी जाके उसके 2 छोटे बच्चे थे, तो उसको इतना ज़्यादा डर लग रहा था, और वो कह रही थी कि किसी भी कंडीशन में मेरे हस्बैंड। तो मैंने उसको बोला था कि तू आंखें बंद करके ना शांत होके बैठ जा, तेरे हस्बैंड की रहेंगे, और आगे तेरे, उनकी उम्र है, तुमने आगे बच्चे पालने हैं, आज का दिन है। उसके बाद वो लेडी मुझे तो भूल गया मैं, और वो मुझे मिली भी नहीं, उसके बाद मैं भी नहीं मिली, क्योंकि वो तो सिर्फ ये किसी ने रेफर किया था उसको कि इनके पास जाओ, ये तुम्हारे को एग्जैक्ट सिचुएशन बता देंगी जो डॉक्टर बोल भी रहे एग्जैक्ट। अच्छा, वो मुझे लेडी कुछ 6 महीने के बाद मुझे मतलब मार्केट में ही मिली, वहाँ जहाँ से मैं कुछ खरीद रही थी वहाँ से वो मिली। वो लेडी ने मुझे वहाँ पे मेरे पैर पड़ लिए, मैडम आपको याद है मैं आपके पास आई थी, ये वो उसने सारी। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा कैसे हुआ? कह रही मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। और वो उसके बाद मतलब जैसे कि ना उनके लिए वो एक 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 मिरेकल था उनके लिए वो चीज़, जो मैंने उसको बोला था कि तू आंखें बंद कर ले, सारी चीज़ें शांत होके बैठ जा, और कुछ मत सोच, गलत मत सोच, नेगेटिव मत सोच, शांत हो जा, तो क्या कि भगवान के भरोसे पे। ओके। तो वो वाला इंसिडेंट मुझे आज भी एकदम याद आ गया। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो एक चीज़ ये है ना कि मैं यही पूछना आपसे जा रहा था कि जब इतनी सारी चीज़ों में ये इतना अच्छा इफेक्ट करती है, फेस रीडिंग से इतना सब कुछ पता चलता है, तो फिर लव कंपैटिबिलिटी के लिए ये कितना इफेक्टिव रहती है मैच करना हो तो? बहुत अच्छी। मैं तो कहती हूँ लव कंपैटिबिलिटी में फेस रीडिंग में जाना ही चाहिए, क्योंकि फेस रीडिंग के थ्रू मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं या जिनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, या जो जिनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं, या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड कहीं ना कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रही है, या आगे मैं इससे के साथ शादी कर सकती हूँ क्योंकि आगे जाके कि ये यही तरीके का रहेगा। क्योंकि हम जब कई बार हम हॉरोस्कोप में भी जाते हैं तो हमारे गुण तो मिल जाते हैं, बट फिर आगे जाके फिर भी हमारे कहीं ना कहीं डिवोर्स होता है। रीज़न क्या आता है कि हम गुण तो मिला लेते बट हम बाकी चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पाते। तो इसमें फेस रीडिंग में क्या होता है कि हम ना उस पर्सन की हर चीज़ को रीड कर लेते हैं कि ये बंदा अब कैसा है और आगे जाके ये कैसा करेगा। वो बंदी ने को मैंने बोला, वो मेरे पास आई लड़की, मैंने उसको बोला देख तू इसके साथ अटैच है ना? कह रही हाँ। मैं कहा तू सही वाली रीडिंग लेना चाहती है या डबल डबल, जैसे मैं मतलब कुछ कुछ बताऊं कुछ कुछ ना बताऊं? तो कह रही आप ना ऐसा करो कि आप मुझे सही वाली बताओ। तो मैं कहा तुझे हर्ट ना हो जाए? तो कह रही कोई बात नहीं, आप मुझे ट्रू वाली रीडिंग बताओ क्योंकि मैंने एक राइट। मैं कहा देख ये लड़का बहुत अच्छा है, ये कमाएगा अच्छा, पर ना इसकी जो हैबिट्स है अभी, कहती वो मैंने कहा अल्कोहल लेता है? कह रही हाँ। मैंने कहा इसका अल्कोहल ना 3 गुना ज़्यादा बर्न्स है, और इसकी जो लड़कियों के साथ अभी अगर ये इन्वॉल्वमेंट हो रही है थोड़ी बहुत या बातें करना अच्छा लगता है, तो इसका आगे सेक्सुअल रिलेशनशिप दिख रहा है, तो ये आगे जाके तुम्हारे लिए एक बिग इशू हो सकता है। वो तुम अपने बिहाफ पे देखो। बाकी जो ये तुम्हारे साथ कैसा है हस्बैंड, ठीक है, जैसे हस्बैंड होते हैं उसी तरीके का हस्बैंड होगा। मतलब जो तुम्हें चाहिए था, तुम्हें इसके साथ शादी करानी है, तुम करा सकती हो, पर ये उसके अंदर ये वाली 2 चीज़ें होनी है जो आगे थोड़ा इसके बिहेवियर में भी हाइपरनेस रहेगी, जिससे तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है। वो लड़की ने सुना, उस लड़की ने मेरी चीज़ों को काफ़ी देर तक एनालाइज करती रही। उसके बाद मैंने उसको बोला कि तुम मेरे पे मत जाओ, तुम अपने बिहाफ पे अपने करो, क्योंकि बाद में ये ना हो कि कल को हमें ये बोला जाए कि मैडम आपने तो कहा था ये है क्योंकि मैं सामने वाले को पूरा टाइम देती हूँ कि आप अपने बिहाफ पे भी चेक कर लो। तो अब उसने ना ये चीज़ें चली, और उसकी शादी को ना उसने 1.5 साल लिया, क्योंकि दोनों के एक फ्रेंडशिप ही थी। तो वो फ्रेंडशिप के तौर पे ही आ गई थी मेरे पास कि मैं इसके साथ आगे फ्यूचर सोचूंगी या नहीं। उस 1.5 साल में उसने इतनी सारी चीज़ें एनालाइज कर ली कि ये बंदा मेरे फ्यूचर के लिए नहीं है। वैसे ही इज़ अ वेरी गुड बॉयफ्रेंड, बट ये एज अ हस्बैंड नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी जो नेचर, इसकी जो लड़कियों से बातें करने की जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे जाके बढ़ रही है, और ये तो कल को मुझे बहुत मेंटली डिस्टर्ब करेगी। ये लड़की ने खुद डिसाइड किया धीरे धीरे कि मुझे इसके साथ नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि कंपैटिबिलिटी वाला जो पार्ट आता है ना, वो ज़रूर फेस रीडिंग के थ्रू ज़रूर करवाना चाहिए। एक एक चीज़ क्लियर होके आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि लोगों को मनी फेम जितना पसंद है उतना पावर भी पसंद है, और आज की डेट में बहुत से युवा और यंगस्टर्स भी पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब पॉलिटिक्स की बात आती तो नो डाउट वहाँ भी कंपटीशन कम नहीं है, एक से एक लोग हैं जिनकी लीडरशिप क्वालिटी अमेजिंग है। तो यहाँ पे हम फेस रीडिंग देख के किस तरह प्रिडिक्ट लगा सकते हैं कि भाई ये फेस वाला एवरेज रहेगा, या ये पर्टिकुलर फेस वाले पैटर्न वाले लोग पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छा, मतलब एक अलग नाम कमा लेते हैं, एक अलग इज्जत शोहरत सब कमा लेते हैं, मतलब इमेज एक बना लेते हैं। तो ये कैसे पता चलता फेस रीडिंग से? देखिए, फेस रीडिंग से मैंने आपको पहले बोला, जैसे आपने पहले 3 फेस निकाले थे मेरे सामने, उसी तरीके से अगर मैं आपको 3 फेस बताऊंगी, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हो गए, हमारे योगीनाथ जी हो गए, और हमारे जब लेट बाबा बाला साहब ठाकरे जी, इन तीनों का अगर फेस का एनालिसिस करेंगे तो ये इन तीनों के फेस में ना जो इनका फोरहेड का पार्ट और इनका जो फोरहेड है और इनके नोज के नीचे वाला, ये दोनों ना अलग अलग पार्ट है। मतलब एक ही मुंह पे ना, एक ही चेहरे में दो चेहरे, 2 मुंह हैं, समझ रहे आप? तो वो अपने आप में दर्शाएगा कि ये जो दुनिया में ना, ये दुनिया को पीछे लगाने आया है, ये दुनिया के साथ चलने नहीं आया, ये दुनिया इसके पीछे लगेगी। आप देखेंगे बाबा साहब बाल ठाकरे जी की जो इमेज है वो आज भी लोग याद करते हैं। 35 साल की उम्र में उनकी जो
जो उनकी जो उनका जो नाम था, उनका नाम का जो लोगों के लोकप्रियता थी उनके नाम की, वो 35 साल से काफ़ी बढ़नी शुरू हो गई थी उनके फेज़ में, क्योंकि उनके फेज़ के हिसाब से 32 तो 35 की एज में आता है, एक लिमिट आती है जिसमें इंसान जो है दुनिया में लोगों में के लिए काम करता है और वो लोग उसकी प्रेज करना शुरू करते हैं, उसको एप्रिसिएशन मिलना शुरू होता है। बिल्कुल। तो यही उनको भी एप्रिसिएशन इसी एज में मिला था और 50s में जाके तो लोगों उनको भगवान की तरह पूजने लग पड़े थे। तो ये एज से शुरू होकर टिल 50 तक वो एक तरह से गॉड बन जाते हैं। ये ठाकरे जी के साथ यही हुआ था, क्योंकि उनकी फेम जो था 32 से 35 साल में बढ़ना शुरू हुआ था और 50 साल में तो वो ऑलरेडी गॉड बन चुके थे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्य जी है, आप उनका देखेंगे, उनके फेस और उनका जो फोरहेड है, मैं वही कहूँगी, आप उनके फेस में 2 फेस है, आपका यहाँ तक का फेस और यहाँ तक के फेस में एक अलग स्टोरी बता रहा है। आप उनकी प्रसिद्धि अगर आप देखेंगे, उनको ना 30-32 साल में कोई जानता भी नहीं था कि वो क्या है। 35-36 साल में वो थोड़ा बहुत लोग उनको जानना शुरू करे थे, बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ नाम कमा पा रहे थे। धीरे धीरे करते 45 साल के बाद लोगों ने उनको जानना शुरू कर दिया। ठीक है, आज की डेट में लोगों में वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी जो अपनी एज में आए थे, उन्होंने गुजरात में जब वो जीते थे, उस एज में उनका नाम काफ़ी बढ़ चुका था। उसी एक नेम के हिसाब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनकी प्रसिद्धि तो शुरू हो गई थी 34-35 में, बट वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि टाइम वही पीरियड है और तीनों का टाइम पीरियड वही शुरू हुआ था। इस फेस में यही होता है। और ये तीनों नेम जो है, आप भी जानते हैं कि ये पॉलिटिक्स की दुनिया के तीनों राजा ही हैं। तो इनके तीनों के फेस में और तीनों के फोरहेड में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है। अच्छा, आप इतने सारे लोगों का फेस रीडिंग एनालिसिस करते हो, कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया जो आपको एनालिसिस करने आया हो कि आप कितने सब्जेक्ट में अरे डेप्थ में ये हो? तो आपने बड़ी कमाल की चीज़ पूछ ली। आपको रिसेंटली एक केस बताती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहीं पे बैठी थी और क्लाइंट से ही मिल रही थी, तो मेरे साथ टर्न वाइज टर्न लोग आ रहे थे मिलने के लिए। तो एक पर्सन जब एंटर हुआ है ना मेरे साथ, तो मैंने जब उनको मैं देख रही थी तो मुझे लगा कि ये ना एक रेगुलर क्लाइंट नहीं है। ये क्लाइंट ये कुछ मुझसे जानने नहीं आया, ये मुझे कुछ मेरे को ना कुछ देखने आया, क्योंकि उसके एंटर होते और उसके फेस पे जो चीज़ें मैं देखी तो वो मुझे दिख गया था कि ये एक, क्योंकि नॉर्मली लोग मेरे से आते हैं अपनी मुश्किलों के आंसर्स लेने, ठीक है, बट वो आंसर्स लेने नहीं आया था, ये मुझे पता था। अच्छा, वो बैठ गया, मैंने उनको बोला कि देखिए जी, आपका आगे भी फ्यूचर में जो दिख रहा है, मुझे पॉलिटिक्स दिख रहा है, आप आगे या तो किसी गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में आगे जाएंगे या किसी पॉलिटिक्स रिलेटेड कोई चीज़ है जिसमें आपका फ्यूचर दिख रहा है। और दूसरा, उसने अपनी फैमिली के बारे में एक आध क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उसको बोला कि आपकी ना बेटा है, आपकी किस्मत में बेटा दिख रहा है। कह रहे क्या कर रहे हो मैडम, मेरा तो बेटा ही नहीं है, मैं तो 2 बेटियां हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तो आपका बेटा होना है, आपका बेटा। और उसकी उम्र थी ऑलमोस्ट 43-45। अब इस एज में अब ये तो कह नहीं सकते कि अब उनका बेटा होगा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आपके बेटा है, मुझे नहीं पता, बट आपके दिख रहा है कि आपके बेटा है। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर उसने बाकी बहुत सारी और चीज़ें पूछनी शुरू कर दी, क्योंकि वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड तो वो हो गया था, पर वो मुझे नहीं बता रहा था। अब लास्ट मोमेंट पे जब वो जाने लगा ना, फिर मुझे बोलता, मैडम मैं आपको ना 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? कह रहा जो मेरा बेटा है, पर ना वो मेरी वाइफ से नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड से है। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो आपको कह रही हूँ कि आपकी किस्मत में बेटा है, आप डिनाई क्यों कर रहे हो? कह रहे फिर आप ये थोड़ी कह रहे थे कि आपकी बीवी का है। तो मैंने कहा वो बीवी का है, वो मैंने आपको बोला आपके बेटा है, तो आप उसको डिनाई कर रहे थे। तो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड के, चाहे आपकी बीवी के, आपका अपना बेटा है ना? हाँ। कहते वो मेरा अपना बेटा है, वो मेरा बेटा है, उसकी भी टेक केयर मैं करता हूँ, वो मेरे अलग घर में रहती है, उनका भी टेक केयर मैं करता हूँ, पर मेरी वाइफ के 2 बेटे। और मैडम मेरी जो मदर है वो पॉलिटिक्स में है। अच्छा। तो मैंने उनको बोला, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि, पर आपने मुझे बोला कि मैं तो मैडम एक कॉर्पोरेट में छोटी सी नौकरी करता हूँ, मैं कहाँ से पॉलिटिक्स में जाऊँगा, तो आपने क्यों नहीं आप देता? कह रहा तब मेरे दिमाग में नहीं रहा।
तो बट वो दिमाग में नहीं, वो सिर्फ देखने आया था कि मैं देखूं कि ये एक्चुअल में मैडम मेरे लिए कितना कुछ बता सकती हैं और मेरे लिए कितना प्रिडिक्ट कर सकती हैं। तो ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे कोई लेडी भी आई थी, वो भी इसी तरीके से मेरे को सिर्फ देखने आई थी और उन्होंने मुझे बताया भी कि देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आई थी और आज वो लेडी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई है मेरी। वो मेरे साथ हम लोग इकट्ठे, मतलब कभी मैंने जाती हूँ उनके जगह पे, तो मैं हम लोग कॉफ़ी लेते हैं कभी। वो भी सिर्फ मुझे देखने आई थी कि मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकती हूँ और मैं क्या हूँ। तो वो जब बैठी थी तो मैंने उनको सिंपल बोला, देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप मेरे साथ प्रॉब्लम के लिए आए हो। आप क्यों आए हो मेरे साथ? आप सिर्फ देखने आए हो कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ? कह रही हाँ, क्योंकि मुझे किसी ने आपके बारे में बताया था कि शी इज़ गुड, आप एक बार उसके साथ मिलो, आपको अच्छा फील होगा। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें जानने का शौक़ है, मैं क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए मैं आई हूँ कि मैं देखूँ कि क्या है, इसमें भी क्या है, ये लेडी भी क्या कर सकती है या इसके अंदर क्या ऐसी नई चीज़ है। तो मैं सिर्फ देखने आई थी, तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है सब लोग क्वेश्चन या सब लोग प्रॉब्लम्स लेके ही आते हैं हमारे पास। ओके। आप तो मतलब जैसे कि फेस रीडिंग के अलावा मैनिफेस्टेशन और गुड लक पे भी मतलब बहुत फोकस कंटेंट बनाती हैं, जी लोगों जी। को बताती हैं। तो जैसा कि आजकल बहुत चल रहा है, रील में लोग देख रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं वाटर मैनिफेस्टेशन की। तो आपके हिसाब से वाटर मैनिफेस्टेशन कितना पावरफुल? बड़ी पावरफुल चीज़, ये आपने बहुत कमाल की चीज़ पूछी है। देखिए वाटर मैनिफेस्टेशन बड़ी ही अच्छी एक एग्जांपल देती हूँ इसकी मैं आपको। हमारी बॉडी में पानी है, 70% पानी है। हम कोई भी काम करते हैं ना, घर का, खाने का, कपड़े नहाने का, धोने का, हर चीज़ में पानी इस्तेमाल होता है, हर चीज़ में। खाना आप 2 दिन नहीं खाएंगे, आपको हल्का फील होगा कि आप चलो वेट रिड्यूस हो रहा है। पानी अगर नहीं पिएंगे तो आपका गला सूख जाएगा, आप बात भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप बिजली बनाते हैं उसमें भी पानी है, ठीक है? तो हर चीज़ में हमारे पानी है। तो पानी हम कितने हल्के में लेते हैं, हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, है ना? हम पानी को नीचे फेंक देते हैं, हम ब्रश कर रहे होते हैं तो पानी को वेस्ट कर रहे होते हैं। पानी एक्चुअली इज़ अ पावर, वाटर इज़ अ पावर। पानी आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर आप कोई भी रेमेडी नहीं कर रहे, बट आप अपने पानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं बड़ी सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग नहाते हैं, बड़ी छोटी सी रेमेडी देती हूँ, बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल भी है। नहाते हैं, आप भी नहाते होंगे। जब आप नहाते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। मैं लोन की EMI कैसे दूंगा, मेरे बच्चों को स्कूल की फीस देने वाली है, वो भी मैंने ऑफिस में भी जल्दी जाऊंगा, नहीं तो कल मुझे ऑफिस से कल लेट हुआ था तो ऑफिस में। हम ये कंटिन्यूसली जब नहाते सोचते। जबकि पुराने ज़माने में जो लोग नहाते थे तो वो कहते थे राधे राधे, वो कोई ना कोई वो भजन गाते थे। तो कोई ना कोई चीज़, चालीसा ही पढ़ने हाँ लगते रहे। चालीसा पढ़ ली। तो उस टाइम पे ये बोला जाता था कि जब आप नहा रहे होते हो तो जितनी आप पॉजिटिव, जितने मंत्राज है उनको बोलिए ताकि आप अपनी चीज़ों को पा सकेंगे, आप उतने पॉजिटिव हो जाएंगे, उतने पावरफुल हो जाएंगे। बट आज की डेट में हमारा जो लाइफस्टाइल है वो उसी के कारण हम लोग वो सोच ही नहीं पाते। जब आप नहाते हैं, आप उस 10 मिनट या 15 मिनट में आप अपने दिमाग को ना शट डाउन कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए उसको, कहिए तू शट अप हो जा दिमाग को, और उसके अंदर ना आप अपनी अच्छी चीज़ें डाल दीजिए। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में हैं और मेरे से ये सारी चीज़ें रेगुलरली रोज़ पानी में नहाते वक्त, जब भी आपने नहाना है, शावर लेना है, चाहे बाल्टी से नहा रहे, पानी जैसे ही पड़ गया आपने अपनी वही पॉजिटिव चीज़ें सोचनी शुरू। रोज़ का ये काम कर लीजिए, आप अपने आप देखेंगे आपकी लाइफ में ना एक मैजिक अपने आप ही हो रहा है और खुद भी आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। अगर आप बाहर नहा के निकलते हैं तो आप इस तरीके से अगर निकलेंगे तो आपके आसपास के, जैसे आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे, आपके ऑफिस में, सब लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेंगे। तो जैसा कि आपने ये बताया, तो ये तो एक प्रकार से जब पानी के कनेक्शन में हमें तब करना है, तो फिर क्या पानी जब हम पीते हैं तब भी ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब भी आप देखिए, हम गिलास पानी का होता है, आप ये तो खाली गिलास है, बट पानी का गिलास आपने सपोज आप किसी के घर में जाते हैं तो हम पानी पीते हैं उनके घर में। आप क्या करते हैं? हम आधा पानी पीते हैं, आधा वहीं पे छोड़ आते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें वो पानी, अगर तो आप जितना पानी पीना है पहले तो आप उनसे उतना ही पानी लीजिए, ठीक है? अगर आप अपना आधा पानी वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपनी किस्मत उनको आधी छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा। आप
पानी ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वो पूरा इनटेक करिए। आधा, क्योंकि आपका जूठा पानी या तो उसमें जाएगा, फ्लश में जाएगा या फेंका जाएगा, कहीं पे भी फेंक देंगे, बट वो फेंका जाएगा। चलो प्लांट्स में भी कहीं दे देते हैं, बट वो भी फेंक कर जाता है ना, वो हम प्लांट्स को देना नहीं था उस टाइम पे, उनका पानी देने का टाइम नहीं था, बट फिर भी आप तो उसको वैसे जूठा पानी प्लांट्स को नहीं देना दिया भी नहीं जाता है, नहीं चाहिए। देना वो चाहिए, नहीं तो तो वो एक, तो और वो विपरीत तो और काम ये, और आपके, क्योंकि आपने अपना जूठा पानी उनके घर में छोड़ा है, तो वो आपके जूठे पानी से कुछ भी कोई भी चीज कर सकते हैं, तो वो अफेक्ट आपको ही जाएगा। बिल्कुल। सो जब भी आप किसी के घर जाते हैं, अगर आपको जितना पानी पीना है उनके वहां से उतना पानी पीजिए। बाकी पानी आप या तो आप पीजिए या आप लीजिए उतना पानी, पर ये मत करिए कि आप आधा गिलास पानी पीजिए और एक सिप, कई लोग एक सिप पीते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, वो ओके। मत करिए। तो ये तो वाटर मैनिफेस्टेशन हो गया, ये रेमेडीज हो गई, बट लेकिन इसके अलावा कुछ मनी अट्रैक्शन रेमेडीज बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेरे ज़िंदगी में पैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 ऑफ एनी ऑफ योर मंथ, ठीक है। आपने, आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो आपकी बर्थ डेट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप नाम भी चेंज करते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग नाम चेंज करते हैं, क्योंकि कई लोगों के नाम सही नहीं होते, उनकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करते, बट हम लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज करते, ना कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी लाइफ की एक वो सच्चाई है जिस दिन आप पैदा होते हैं और जब तक आप रहते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो नंबर्स आपको इस दुनिया में लेके आए हैं, आपको मनुष्य बनाया है, आप सांस ले पा रहे हैं, वो नंबर्स कितने पावरफुल होंगे। आप लकी नंबर क्यों ढूंढ रहे हैं? आप खुद ही अपने नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी लकी है, क्योंकि उन्हें उसके कारण तो आप इस दुनिया में तो को देख रहे हैं। अगर आप किसी भी बर्थ डेट यानी कि 12 तारीख आपने किसी महीने के लिए, तो 2 और 1 तो आपके लिए जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डे। उसके बाद टोटल क्या बन गया? नंबर 3। ये 3 नंबर आप अपनी ज़िंदगी में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए लकी नंबर। इसके साथ साथ नंबर 3 बन गया आपका टोटल। अब नंबर 3 को डबल टाइम 2 बार, आप 2 बार 33 करके आप अपनी बॉडी के 2 पार्ट्स में कहीं पे भी लिख लीजिए, रोज़ लिख लिया करिए। आपके घर में, आपके पास पता नहीं कहाँ से पैसा आएगा, पैसा आता रहेगा। आप, क्योंकि एक तो इससे आप अपने ही नंबर्स को लकी नंबर्स बना रहे हैं दुनिया में अपना, दूसरा आप कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो चीज़ चाह रहे हैं। प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं नंबर से, पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसी नंबर से, कोई भी अपनी करंट सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, वो आपकी मैजिक तरीके से काम करेगा। ओके। इसी के साथ साथ मैं आपको, जो आज की डेट में हम क्या करते हैं, पैसा और किसी तरीके से कैसे खींचना। पैसे को खींचने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े चीज़ें नहीं करनी। आपने देखा है कई लोग दुकान पे बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे काम चाहिए, बस मेरा धंधा चलता रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ धंधा चलाना है। सिंपल सी रेमेडी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा धंधा रोज़ चले, ठीक है, एक काम करिए, आपने रोज़ आपने अपनी दुकान खोली। जिन लोगों के वर्क फ्रॉम होम है उनके लिए भी यही रेमेडी बड़ी काम करेगी। वर्क फ्रॉम होम, आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के काम कर रहे हो या आप पूरे घर में घूम घूम के काम करते हैं, आप फिर जो लोग घूम घूम के काम करते हैं उनके लिए भी कि आप एक पर्टिकुलर जगह देखिए जहाँ पे आप वहाँ पे अपनी चीज़ें रखते हैं, चाहे आप अपना लैपटॉप रखें या अपनी छोटे छोटे प्रोडक्ट रखें, तो एक जगह पे वहाँ रोज़ दुकान खोल ले, तो दुकान ऊपर कर के जब आप खोलते हैं शटर, तो आप दरवाज़ा खोलते हैं तो पहले, सबसे पहले प्रणाम करते हैं अपनी दुकान को। उसके बाद अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल उठा के कैमरा ऑन करिए और अपनी उस दिन की पिक्चर खींच लीजिए दुकान के अंदर की, और उसको वॉलपेपर लगा लीजिए। अच्छा। ये रोज करिए, मतलब पिक्चर सेम ही जैसी होएगी, आज भी है तो वैसी कल भी है, पर वो जो एनर्जीज होंगी वो सेम नहीं होंगी। हर रोज आप उसको मॉर्निंग में आते सार कैप्चर करिए। आप अपने आप आपके वहाँ पे कस्टमर अट्रैक्ट करेंगे। आपका राहु जो आपने पकड़ा हुआ है, आपका मोबाइल, वो आपको चीज़ें देता भी है और लेता भी है। और सबसे पहले आपने राहु को आप इंस्ट्रक्शन दे दी आपके ऑफिस की या आपके दुकान की, वो आपकी चीज़ों को मानेगा ही मानेगा। अच्छा। और बिजनेस आएगा ही आएगा। सिंपल सी रेमेडी के लिए, कोई बहुत बड़ा नहीं, सिंपल सा वो वॉलपेपर लगाइए, कस्टमर ही कस्टमर, बिजनेस ही बिजनेस, बेनिफिट ही बेनिफिट। अच्छा, इतनी सारी आपने बेनिफिट की बात की, रेमेडीज बताया, लेकिन ये बताइए कि मतलब
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यक्ति ऐसी कौन-सी गलतियाँ कर रहा है जिससे वो अपना खुद ही भाग्य बिगाड़ रहा है? सबसे अच्छी बात अब आपने मुझसे पूछी है। इसका एक क्वेश्चन का जवाब देखिए, हमारे ना घर में जब हम सबसे पहले तो हम सुबह उठते हैं, आप नाइट सूट पहनते हो रात को, ऑब्वियसली सारे लोग नाइट सूट ही पहनते हैं रात को सोने के समय में। वो कपड़ों के साथ वो सुबह उठ के ना अपने घर के सारे काम करते हैं। नाइट सूट जो होता है, जब आदमी मरता है और आदमी सोया होता है, दोनों ना एक ही बराबर के होते हैं, एक ही जैसे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कई बारी कहते हैं कि इन दोनों को अगर आप बहुत ज़्यादा कोई इंसान हल्की नींद वाला हो, नहीं तो नॉर्मली जो गहरी नींद वाले होते हैं वो जल्दी उठते नहीं हैं, तो उनको एक कहा जाता है कि ये इनका इस तरीके से लग रहा है जैसे कोई शव पड़ा हुआ है ना। तो अब वो कपड़े जो उनके होते हैं वो सबसे नेगेटिव होते हैं। तभी कहा जाता है कि जब भी आपने नाइट सूट बदलना है, जब आपने सोना है उससे 5 मिनट पहले ही आप नाइट सूट पहनिए। अच्छा। आप नाइट सूट पहन के पूरे घर के काम मत करिए। तो आप जब सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले अपना नाइट सूट उतारिए, आप बाथरूम में जाइए, फ्रेश अप होइए, नई बात लेना कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अपना फेस क्लीन करिए, नई एनर्जीज नए, क्योंकि सुबह का उठे हुआ पानी से आप जब अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, आपको पानी लीजिए और उसको अपना फेस से क्लीन करिए, नई एनर्जीज, नया दिन आ गया, नई एनर्जी। कपड़े चेंज करिए, सबसे इम्पोर्टेंट। गलती वहाँ पे होती है जब वही कपड़े के साथ लेडी खाना भी बना रही है, हाउसवाइफ जाए, आप ऑफिस में भी जा रहे हैं, बट आप पहले अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। आप उससे खाना भी बना रहे हैं, उससे आप घर के बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ करने के बाद भी मेरी मदर इन लॉ या मेरे घर में मेरी वो इज्जत नहीं बन रही जो बननी चाहिए। एक चीज़ यहाँ बस ये पूछना चाहूँगा बीच में कि ये चीज़ तो हर फैमिली मेंबर पे लागू होगी, मतलब जो रात के सोए हुए कपड़े हैं वो सवेरे पहन के पूरे घर में नहीं घूमने, नहीं, यही कहना है। क्योंकि जैसे आदमी होते हैं जब वो वही कपड़ों के साथ अपने बाकी के काम कर रहे होते हैं, तो वो फिर बाद में कहते हैं कि ऑफिस में मैं तो सारा काम कर रहा हूँ पर फिर भी लोग मुझे ऑफिस में नहीं पूछ रहे, क्योंकि वो उसी कपड़े में काफी देर से अपने चीजें कर रहे हैं, अगले दिन की भी स्टार्ट कर दी उन्हीं कपड़ों से। सो हमारा सबसे पहले काम होता है अपने कपड़ों को चेंज करना। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हमारे पुराने रात के सोए हुए कपड़े उसको उतार के नए कपड़े आपने डालने। ठीक। फिर आपने अपनी दिन की शुरुआत करनी है। फिर आप किचन में जाइए, क्योंकि किचन में हम हमेशा नई ऊर्जा, क्योंकि किचन जहाँ पे हम अपने घर के सब लोगों का पेट भरते हैं, ठीक है, उसमें वहाँ पे अगर आप इस तरह के कपड़े लेके जाते हैं तो पहले तो सब लोगों के दिमाग ही खराब हो जाएंगे। खाना बना रहे हैं वहाँ पे उसी एनर्जी के साथ है तो सब लोगों के दिमाग खराब हो, सब लोग एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ओके। आजकल तो जैसे वर्क फ्रॉम होम भी बहुत चल रहा है, बहुत से लोगों को यही रहता सुबह उठे और सीधे ऑफिस का काम चालू, तो वो भी फिर तो मतलब बहुत तो ही। फिर आपने देखा होगा कि वो उनकी 90% उनकी प्रॉब्लम्स उनके ऑफिस में होती हैं, और मेरे पास तो बहुत सारे केस आते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो सारा काम कर रहा हूँ, और मैंने उनको बोला कि क्या कर रहे हो आप, ये चीज़ें कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि हाँ मैं मैडम मेरे पास टाइम नहीं होता है, जैसे मैं उठता हूँ ब्रश करता हूँ फटाफट मैं हाथ मुंह दे के फटाफट बैठ जाता हूँ, पर कपड़े वगैरह चेंज नहीं। वो जब उनको ब्रेक मिलती है ऑफिस की तब वो उस टाइम पे नहाते हैं और तब वो कपड़े चेंज करते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला फिर आप मेरे पास आए हो, आपके पास आंसर तो खुद ही है, आप ये वाली चीज़ करके बैठे हो। अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई थी, वो स्कूल टीचर थी। अच्छा जी, उनका क्वेश्चन मेरे पास आया था कि उन्होंने बोला कि मैं हमेशा डीफेम, मुझे हमेशा क्यों किया जाता है, मैं कब से काम कर रही हूँ बट मेरी रेपो क्यों नहीं बन रही स्कूल में। मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि वो यंग लड़की थी, 30-32 साल की लड़की थी, और प्रेगनेंसी के लिए भी शी वॉज ट्राइंग, शादी भी 30 साल में हुई थी। तो पर उसने मुझे बोला कि मैं कब से कर रही हूँ बट मुझे ना नाम नहीं मिल रहा मेरे स्कूल में। तो मैंने सारी चीज़ें उसकी देखी, मैंने उसको बोला कि तेरा तो टाइम आ रहा है, प्रेगनेंसी का टाइम दिख रहा है मुझे, तो तुम घबराओ मत, ये टाइम मैंने उसको बता दी। पर मैंने जब वो जाने लगी ना तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा 1 मिनट तुम मुझे बताना कि तुम रात को कपड़े पहन के वही वाले कपड़े पहन के सुबह नाश्ता अपना बनाती हो। कहती हाँ मैं तो वही सुबह उठ के, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे जल्दी उठना होता है क्योंकि स्कूल जाना है, तो मैं पहले उठ के फटाफट अपना किचन में घुसती हूँ, किचन में नाश्ता नुश्ता बना के ये करके फिर मैं रेडी होती हूँ, नहाती हूँ, फिर मैं कपड़े चेंज करती हूँ।
तो फिर मैंने उसको बोला फिर तू कैसे कह सकती है कि तुम्हारे स्कूल में रेपो नहीं बन रही, लोग तुम्हें अच्छे से नहीं ले रहे, बड़ा तुम्हारे साथ क्रिटिसिज्म। मैंने कहा ये चीज़ को, अच्छा उसने आज की डेट में वो लड़की की एप्रिसिएशन पॉइंट तो बड़ा ही बड़ा है, उसको अप्रेजल भी अच्छा खासा मिल गया स्कूल में। सिर्फ आप देखिए ये हैबिट उसको ये चेंज करवाई थी उस टाइम पे मैंने। मतलब ये कितनी छोटी सी हैबिट है दिखने में, बट लेकिन कितनी कारगर है। ऐसा ही है क्योंकि हमारी आदतें, देखिए हमारी आदतें हमारी 60% लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। हम अगर अपनी आदतों से ही कई बार हार जाते हैं और फिर हम गिव अप कर देते हैं कि मैं तो शायद नहीं कर सकता, मेरी लाइफ कभी नहीं बदलनी। बट आप ये जी सही है कि हमारे प्लैनेट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बट प्लैनेट्स ये नहीं कहते कि वो अगर हमारी किस्मत में राहु बैठा है, हमारी किस्मत में 12वें हाउस में या हमारी किस्मत में 8वें हाउस में राहु बैठा है तो वो हमारे साथ बुरा कर रहा है तो इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। नहीं, वो एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि ये आपके साथ हुआ है, बट उसको चेंज तो आप करेंगे ना। अपनी लाइफ को चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ही लूंगा ना। बिल्कुल। तो आप अगर उस टाइम पे आप कह रहे हैं कि आप अल्कोहल ले रहे हैं, आप स्मोकिंग करने जा रहे हैं, आप लड़कियों के साथ घूमते हैं, आपने लेट नाइट मूवीज देखते रहना, फिर उठना नहीं, रात दिन के 12 बजे उठना, तो फिर आप अपनी जिंदगी को, और फिर आप कहेंगे कि मेरा राहु खराब था ना, मैं इसलिए सक्सेस नहीं हो रहा। सही। बट उसके लिए अगर आपका टाइम, अगर आपको पता चल गया कि मेरी ये सिचुएशन आ रही है, तो अपने आप को वो वाले कार्यों में लगा लो जो कार्य राहु को, जैसे कहते हैं राहु को बढ़ाते हैं। आप वो वाले कार्यों को बंद कर दो, आप ये सारे कार्यों को बंद कर दो, राहु आपको देखना शुरू कर देगा। ओके। उतना नहीं लेगा बट वो आपको सेफ भी करेगा। राहु हमेशा लेता नहीं है, अगर राहु देने पे आ गया ना तो वो आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल देगा। इसका आपने एक्सपीरियंस तो ले चुके हो ना 2020 में। 2020 में राहु ही आया था ना, राहु का साल था। बट अगर आप कहेंगे 2020 के बाद दुनिया बदल गई, ये जो वर्ल्ड है आज उसी ने चलाया हुआ है ना। लोगों की जिंदगियां बदली हैं, बहुत लोग बहुत बड़े बन गए हैं। मेरे खुद देखा है कि कई लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस में आज की डेट में उनके, अमेजोन आप देख लीजिए 2020 और 22 में जो अमेजोन की ग्रोथ हुई है ना, वो किसी साल में ग्रोथ नहीं हुई। बहुत सी कंपनियां तब उठी हैं। ऑनलाइन एजुकेशन मतलब एडटेक बढ़ने लगा तो जूम वगैरह बहुत तेजी से बढ़ गया। जूम बढ़ रहा है और आज की डेट में तो ऑनलाइन सेंटर्स बन चुके हुए हैं। अब किसी को पता था कि ऑनलाइन आज की डेट में ऑफिसेज होते हैं? मतलब एक प्रकार से उसने तो पूरा मतलब टेक रिवॉल्यूशन कर दिया है। तो राहु, आप अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने राहु से लेना है, तो आप अपने आप को बदल दोगे। राहु का मतलब ही रेवोल्यूशन है। आप अपने आप को टोटली चेंज कर दो। आप अगर सुबह लेट उठते थे, आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। आप अगर गंदे कपड़ों में रहते थे, साफ कपड़ों में रहना शुरू कर दो। अगर आप साफ सफाई में नहीं रहते थे, आप साफ सफाई कर दो। अगर आप अल्कोहल या कुछ गलत चीज़ों में थे, वो बंद कर दो। अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते थे, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। मतलब अपने आप को डिसिप्लिन में कर लो। और आप ये देखेंगे 2020 में जिन लोगों की जिंदगियां बदली, उन्होंने कुछ किया है पीछे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में करने के लिए। तभी हार्डवर्क को क्यों जो लोग साथ में और डिसिप्लिन को साथ में रखते हैं, राहु ने तो उनकी जिंदगियां बदली हैं। तो जैसे ये गलतियां आपने बताई कपड़ों वाली, ऐसी और कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं? आपने देखा है लोगों को, मैं अभी आ ही रही थी, आपके स्टूडियो आ रही थी जब, तो मैंने तभी देखा, तो मेरा ड्राइवर मतलब मैं किसी टैक्सी में बैठी, तो मैंने उनको बोला कि आप स्पिट कर रहे हैं। आप कह रहे हाँ मैडम मैं स्पिट कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा कि तभी आप पूरे रास्ते रोते आए ना, मैडम मेरे को वो बच्चे की जो है फीस नहीं दे पा रहा हूँ, उसके वो ये खर्चे। तो मैंने कहा आप कितना खुद ही आप स्पिट कर रहे हो, अपनी किस्मत तो आप खुद ही फेंक रहे हो, और वो भी धरती पे। और जिसको हम कहते हैं धरती हमारी माँ है, हम कहते हैं ना धरती हमारी माँ है, यहीं से हमें सब कुछ मिलना है। अब वहीं पे आप थूक रहे हैं। आप एक बार, क्योंकि थूक तो दोबारा भी आनी है ना, आपकी थूक कभी खत्म नहीं होनी। आप देखेंगे सड़कों पे कई लोग वो जो पान खा के नहीं, तो ऐसे तो मतलब अगर देखा जाए तो मतलब फॉर एग्जांपल इवन मिडिल क्लास लोग भी, या बहुत से लोगों को आदत है गुटखा खाने की या गलत चीज़ें खाते हैं, वो दिन भर थूकते रहते हैं। तो फिर ऐसे क्या किस्मत अपनी? मैं आपको आप देख लीजिए, उनकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी।
मतलब वो वो बढ़ नहीं अपनी सकते आगे वो बढ़ेंगे कैसे? बड़े लेवल पे। अगर आप बड़ा सोचना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले अपनी वो वाली चीज को चेंज करिए जो सबसे आपको नीचे लेके आ रही है। और जगह जगह पे सड़क पे थूकना, आप अपनी किस्मत को थूक रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं अपनी किस्मत थूक रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। तो नहीं, अगर जब आपको नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर कहाँ से इन्वायरमेंट आपको देगा? सही है। मतलब ये तो बहुत सोचने वाली बात है लोगों के लिए। हाँ, क्योंकि ये है बहुत छोटी सी, बट इससे फिर मैंने उन ड्राइवर भैया जो मेरे साथ थे, मैंने उनको बताया कि ये चीज़ करके आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया, मतलब वो अभी इतने एजुकेटेड नहीं, पर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैडम आप अगली बारी अगर मेरी टैक्सी में बैठेंगी तो आपको ये नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उनकी टैक्सी में काफ़ी बार बैठती हूँ जब भी। अच्छा, वो तो कनेक्टेड हैं क्या आपसे? कनेक्टेड है। ओके। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मतलब मैंने अगर उनको अवेयर करवाया इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगली बारी एक छोटा सा डब्बा या कुछ ऐसे रखूंगी, नहीं तो मैं कुछ चिंगम वगैरह मुंह में रखूंगा, ताकि मुझे ऐसी फीलिंग ही ना आए। मतलब उनको अगर हम अवेयर कराएं लोगों को, तो लोगों को ये बात समझ आती है। ठीक। अच्छा, 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए न्यूमरोलॉजी के भी रखे हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके जवाब मैं ज़रूर चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे न्यूमरोलॉजी पे जब हम आते हैं, तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो ये लोग 13 नंबर से बहुत घबराते हैं और इवन उनको ये लगता है कि अगर 13 तारीख को शुक्रवार आ जाए तो ये तो मतलब बहुत ही अशुभ है। और इवन उसमें उन लोग ने एक मूवी भी बनाई थी 13th फ्राइडे करके, और उस फ्रेंचाइजी ने इत्तेफाक से 13 मूवी बनाई। तो ये 13 से लोग इतने घबराते क्यों हैं? इवन मैं दिल्ली में भी देखता हूँ, बहुत से अपार्टमेंट्स हैं बिल्डरों के, वो 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं रखते, 12 के बाद सीधे 14 आ जाता है। तो ये 13 नंबर इतना खतरनाक है देखिए, क्या? 13 नंबर में आप देखा जाए तो 13 नंबर में बड़े 2 स्ट्रॉन्ग नंबर है। नंबर 1 और नंबर 3, ये सबसे इंटेलिजेंट नंबर और सबसे आगे आने वाला नंबर। तो ये नंबर तो आपको आगे लेके आएगा। ये कैसे आपको एक आपने जो इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि ये एक भय का नंबर है। ये भय का नंबर, किसी के पास ये इंफॉर्मेशन किसी ने छोड़ी, क्योंकि कहा जाता है ना, आग बढ़ती है। नेगेटिव चीज को थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो फैल जाएगी। अगर आपने बोल दिया कि 13 नंबर बुरा नहीं है, तो उसको बताने में आपको बहुत टाइम लगे जाएगा, बहुत समय लगेगा। बट अगर आप ये कहेंगे कि 13 नंबर बुरा है, तो उसको आप देखेंगे 5 मिनट में फैल जाएगा। तो लोगों को ये विश्वास पड़ गया कि वो बुरा है। बट वो 13 नंबर 2 नंबर से बनता है, जो सबसे अच्छे इंटेलिजेंट नंबर है। उसके बाद आता है राहु का नंबर 4 आता है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि 2020 उसका राहु तो हमारी जिंदगियों में चेंज करने आता है। 13 नंबर का घर आपकी लाइफ में चेंजेस करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपकी लाइफ को बिल्कुल नेगेटिव कर दे। नेगेटिव जो चीजें आपकी लाइफ में हैं, जो आपको स्टॉप कर रही हैं आपके उस लेवल तक, यानी कि आपके आगे बढ़ने तक, जो आपको स्टॉप कर रही है, उसको निकालता है। वो चीजें नहीं निकलती। आप देखेंगे 2020 के बाद लोगों की सोच चेंज होगी। लोग नेगेटिव तो उससे पहले, 2020 के बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग बहुत सारे आ गए। मैंने देखा यंग लोग, मेरा खुद का बेटा जो है 13-14 इयर्स का, वो भी मुझे पूछ रहा है कि ये सारी चीजें मुझे बताओ, आई वांट टू गो इनटू इट। तो आज की डेट में, जबकि छोटे बच्चे इतना ज्यादा इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बट आज की डेट में क्यों लेने लगे? वर्ल्ड चेंज हो गया। नंबर 4 ने कहा कि जब नंबर 4 आया, तो उसने कहा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग ज्यादा आ गए। तो जब 13 नंबर में आप आते हो, तो उसमें कुछ चेंजेस करनी होती है। जैसे कि 13 नंबर 4 हो गया, तो आप उसमें अपना, जैसे अल्कोहल बार, जो जिन लोगों को शौक होता है ना घर में बार बनाने का, वो नहीं बना सकते। यही चीज नंबर 7 में भी होती है। नंबर 7 वाले भी लोग, मेरे पास एक फैमिली आई थी, वो काफी देर से बेबी प्लान कर रहे थे, बट हो नहीं रहा था। तो मैंने सारे एनालिसिस करे, मैंने कहा कि बच्चा तो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, क्यों प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। फिर जाके जब मैंने उनके घर में, मुझे बुलाया गया वास्तु के लिए, तो फिर सबसे पहले जब मैं एंटर करी, तो मैंने उनके घर का नंबर देखा। मैंने उनको बोला कि आपके घर के हिसाब से, आपके जो आपने बनाया हुआ है बार, ये पहली बात तो आपके नंबर के हिसाब से कहीं ना कहीं आपके घर के हिसाब से ये नहीं सूट हो रहा। यहाँ तो आप घर चेंज कर लीजिए या बार को उठा दीजिए। तो अभी बाय डिफॉल्ट कहते ना, बाय चांस वो उनका अपना घर नहीं था, तो उन्होंने घर चेंज कर लिया। तो अगले एक 1.25 साल के बाद वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई थी। तो
इसी तरीके से जैसे वास्तु में कई बार हम लोग एनालिसिस बाकी चीज़ें भी करते हैं, वास्तु के हिसाब से भी मैं किसी के उन्होंने कोई पर्सन मेरे पास बैठे, उन्होंने कहा कि मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया है कि इन्होंने मेरे लिए भी काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस करी है और मैं इन्हीं से सब गाइडेंस लेती हूँ, आप भी लीजिए, क्योंकि उनकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने उन्होंने जब उनका देखा, मैंने उस टाइम पे कुंडली उस टाइम पे उन्होंने मेरे से दिखाई, मैंने उनकी कुंडली देखी, मैंने उनको बोला देखिए नौकरी तो जाने की काफ़ी करार दिख रही है, नौकरी जा सकती है आपकी। तो बोला कि अच्छा ठीक है मैम, पर मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये भी दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो भी आप लीजिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी, बट हाँ आप ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे रहेंगे, मतलब बुरे समय पे साथ देंगी, हाँ, कुछ हेल्प बस। करेंगे। पर फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे घर का वास्तु भी एक बार आके चेक कर लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत जो चीज़ें होंगी मैं वो भी देख लूँगा, हम लोग कुछ कर सकते हैं तो आप वो भी। अच्छा, अगले दिन जी मैं उनके घर चली गई, घर इतना सुंदर बना हुआ जैसे कि उन्होंने 50 लाख रुपया ऊपर इंटीरियर पे ही लगाया होता है घर। जैसे ही मैं उनके घर एंटर करी, मुझे ऐसे लगा कि इस घर के अंदर ना मेरा दम घुट जाना है। मैंने उनको बोला आप सच बताना, आपको घर में आपको नींद आती है पूरी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस घर में कोई सो पाता होगा, मतलब आपको खासकर, आपके बेडरूम को भी देखा ही हूँ और आपके घर में। कह रहा मैडम मुझे ना सारी रात नहीं सोता हूँ, मैं रात के 3-3 बजे तक जागता रहता हूँ। वो तो मैंने उनको बोला, एक तो उनके बेडरूम में जब मैं घुसी वो मैंने उनकी सिचुएशन देख ली, दूसरी उन्होंने अपने घर का बार जो है नॉर्थ में रखा हुआ, वो उठा के मैंने उनको बोला फिर आपकी किस्मत में दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट जो आपके घर की सिचुएशन इसके हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आनी, आप बैठे रहेंगे। फिर जाके बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, उनके बेडरूम में उनका ईस्ट में उनका बेडरूम, तो वो चीज़ें कई सारी चीज़ें होती हैं, कई और मतलब जैसे कहते हैं ना कुंडली फेस रीडिंग में जो प्रेडिक्शन होती है उसके साथ साथ हम बाकी चीज़ों को भी एनालाइज कर लेते हैं, कहीं कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं हो रही है, तो ये ब्लॉकेजेस का रीज़न बन सकता था। आज वो काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट उनको वो वाला काम नहीं कर रहे जैसा उनके पास जॉब था। वो एक लग्जरी टाइप वाली जॉब थी जिसमें गाड़ी भी थी, सब था, सब कुछ था, वो वैसा नहीं था क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं दिख रहा था अभी, बट अपॉर्चुनिटीज़ छोटी छोटी आ रही ताकि उनका घर का जो बाकी सारा चीज़ है वो चलता रहे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 9 नंबर वाले लोग रहते, मतलब जो मूलांक रहता है 1 से 9 तक, इनके लिए बहुत ही ईजी और इफेक्टिव मनी अट्रैक्टिव रेमेडीज बता दीजिए। देखिए 1 नंबर वाले जैसे लोग आ गए, जैसे नंबर जिनका टोटल बन गया 1, जिनका योग 1 बन जाता है, 1 हो गया, वो 10 हो गया, वो 19 हो गया, टोटल जिनका जो 28 हो गया। और ये बर्थ डेट की बात कर रहे हैं ना? हम बर्थडे, सिर्फ बर्थडे की, हम ईयर नहीं ले रहे इसमें, ठीक है। हम बर्थडे को थोड़ा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ईयर भी हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, पर हम इसमें बर्थडे के हिसाब से हम लोग एक ले रहे हैं, तो बर्थडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर 1 वालों को जैसे रिप्रेजेंट करता है सूर्य, तो आप वो वाली पिक्चर लगाएंगे जो सनराइज की है, बट ना सनराइज की पिक्चर में भी आप वहाँ पे ना सनराइज में एक डार्क ब्लैक कलर का भी पीछे शेडो आता है, आप वो वाली पिक्चर मत लीजिए। अच्छा। या तो आप बिल्कुल येलो कलर की शेडो वाला लीजिए, नहीं तो फिर ऑरेंज कलर की, ऑरेंज और हल्की सी रेड कलर की पिक्चर आती है जो सनराइज में आती है, वो वाली सनराइज की पिक्चर लीजिए। अगर इसके साथ वॉलपेपर में सनराइज की पिक्चर के साथ आप अपनी पिक्चर को भी ऐड कर देंगे तो सोने पे सुहागा आ जाएगा, तो आप वो वाला उसको वॉलपेपर बना सकते हैं। नंबर 2 वाले जो है उनके लिए जैसे कि इनका जोड़ बनता है नंबर 2, नंबर 2 11 बन गया, इनका नंबर 20 बन गया, मतलब जिन नंबर्स का टोटल 2 आता है, 2 आता है, 29 भी उसमें आता है। अब ये लोग वैसे भी इमोशनली बड़े वीक होते हैं, इन लोगों का आते हैं अपने आप की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, इन लोगों को स्ट्रैटेजी वाइज तो मैं कहूँगी कि बड़े तेज होते हैं, बट हाँ इमोशंस में ये अपने आप को बहा जाते हैं, इमोशनली वीक होते हैं। पर इनके लिए ना सबसे अच्छा वॉलपेपर चलता हुआ पानी होना चाहिए। चलता हुआ पानी, जैसे सपोज अगर हो सके तो आप चलता हुआ पानी, अगर कहीं आपने लाइव आप कहीं गए हैं, पहाड़ों में गए हैं, तो वहाँ पे कोई लाइव फोटो खींच के लाए हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आप अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर रहे हैं पानी के साथ। तो बेटर आप कोई वॉलपेपर जो आप इसमें से निकाल रहे हैं, गूगल में निकाल रहे हैं, उससे अच्छा अगर कोशिश करिए कि आप कोई वाटरफॉल की पिक्चर लाइव खींच के क्लिक कर लीजिए और उसको एज अ वॉलपेपर बनाइए।
तो क्या सोना यहाँ भी व्यक्ति खुद के साथ भी कर सकता है? आपने कहा जैसे कर वहाँ कर सकता है, मैं ये नहीं कहती हूँ, बट ये जो लाइव मैंने आपको कहा वो ऑलरेडी अपनी एनर्जी को मैच कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी, मैंने आपको ये बोला ही नहीं कि वो पिक्चर उठा के क्लिक, मैंने उसको बोला कि वो लाइव अपनी कभी कहीं पहाड़ों में कहीं गया हो या कहीं ऐसे आते जाते उसने वो चीज़ें देखी हो, पानी देख रहा है, बहुत सारा पानी देख रहा है, तो वो उसकी पिक्चर को क्लिक कर ले और उसको एक सुंदर सा वॉलपेपर बना के अपने उस पर डाल ले। अच्छा, एक चीज़ बीच में और बस पूछना चाहूँगा जिससे लोगों को और क्लियर हो। जैसे आपने 1 नंबर के लिए वॉलपेपर बताया, 2 नंबर के लिए बताया और आगे आप जो भी रेमेडीज़ देती, तो ये जो वॉलपेपर लगाना है, तो पहली चीज़ तो कहाँ लगाना है? मतलब ड्राइंग रूम में, बेडरूम में या फिर किस डायरेक्शन में? ये आप वॉलपेपर मतलब आप अपने मोबाइल पे लगा सकते अच्छा, हैं। मोबाइल। आप अपने मोबाइल पे अपने, क्योंकि आज की डेट में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो उसको निकाले, उसकी फोटो बनाए और उसको फिक्स करे अपने कहीं पे भी। आप वॉलपेपर बनाइए, आपके मोबाइल, आप अपना 50, 60, 70% टाइम तो मोबाइल पे ही रहते हैं, तो मोबाइल से अच्छी चीजें लीजिए ना, मोबाइल पे अपना वॉलपेपर बनाइए, उससे आपकी लाइफ में अपने आप ही चेंजेस होते रहेंगे। इसी तरीके से नंबर 3 वाले हैं, नंबर 3 वाले जुपिटर लोग, वो तो वैसे ही बड़े कहते हैं ना इंटेलिजेंट, बड़े ही तेज। हम्म। अब इन लोगों के लिए ये नंबर, जैसे नंबर 3 हो गया, नंबर 12 हो गया, तो टोटल जिनका नंबर 3 बनता है वो नंबर 30 हो गया, तो इन जिनका नंबर टोटल में 3 आता है। अब इन लोगों के लिए, अब ये लोग, इन लोगों को जो कलर आता है येलो हल्दी, हल्दी। अब हल्दी आपने नॉर्मली आपने जो भी हल्दी देखी है, वैसे आप इसकी भी लाइव फोटो खींच सकते हैं, बट आप इसकी जगह पे ना आप हल्दी के तिलक की फोटो ले लीजिए। हल्दी को डायरेक्ट मत लीजिए, हल्दी के तिलक की फोटो आप अपने वॉलपेपर पे बना लीजिए, बड़ा ही शुभ रहेगा। नंबर 4 तो राहु जी का आ गया। मेरा फेवरेट टॉपिक, इस पे जितनी बात की जाए कम है। नंबर 4 वाले लोगों को भी बहुत डराया जाता है, आपको पता है? नंबर 4 वाले लोगों को बोला जाता है कि ये बड़े अनलकी हैं, ये इनके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, ये लाइफ में कुछ उतना नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा नहीं है, ये लोगों के अंदर ना एक अलग सी पावर होती है, ये आप फील भी करेंगे। नंबर 4 वालों के पास एक एक्स्ट्रा शक्ति, एक एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं ना मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि ये गलत है, वो इन लोगों के पास बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा, ये लोग जो है किसी बाकी लोगों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा चीज़ों में लगते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना, जैसे आपको लगता है कि ये ऐसे है, ये ऐसा नहीं है। अगर आपको नेगेटिव लग रहा है तो वो नेगेटिव नहीं होगा, अगर पॉजिटिव लग रहा है तो पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब ये अपनी जो भी इसकी इनकी इमेज होती है उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। शैडो प्लैनेट है ना, तो शैडो प्लैनेट अपनी शैडो के हिसाब से भी काम करता है। अब इसमें आप ना भगवान, जैसे आप शिव भगवान की पिक्चर, गणेश जी की पिक्चर, किसी भी इस ऐसे जिनसे आपको कनेक्ट, अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी पिक्चर लगा लीजिए वॉलपेपर के। और वो वॉलपेपर ना आप रेगुलरली देखिए। भगवान शिव जी की पिक्चर, भगवान लॉर्ड गणेशा की पिक्चर और विष्णु जी की पिक्चर भी, आप इन तीनों में से किसी जिनके साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं उनकी पिक्चर लगाइए और डेली और रात को सोने से पहले तो जरूर ही देखिए अपना वॉलपेपर। आप 2 मिनट स्टेयर भी कर सकते हैं। स्टेयर करेंगे तो आपको जितनी, क्योंकि आपकी अंदर की पावर जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो जैसे ही आप उनको जैसे कहते हैं ना स्टेयर कर रहे हैं, तो स्टेयर करते हैं तो वो एनर्जीज एकदम आप एकदम खींचते हैं, जो आप कहना चाहते हैं ना वो डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक, समझ गया। नंबर 5 आ जाता है हमारा मकड़ी का। अब इसमें ये भी नंबर 5 बड़ा अच्छा तेज, इसमें एक बड़ी इजी रेमेडी है, मैं आपको बताती हूँ। इंटेलिजेंट होते हैं लोग, खुशकिस्मत होते हैं, इनको कुछ चीज़ें अपने आप मिलती हैं। ये जैसे बिजनेस वाइज तो ये बड़े ही काम के होते हैं, बड़े कामयाब इनको नंबर बोला जाता है। अच्छा, शेयर मार्केट में अगर आप लगा रहे हैं या आप लॉटरी में लगा रहे हैं, तो आप अपने नंबर्स में ना 5 नंबर को बार बार डील करिए, कम से कम 2 या 3 बार। अच्छा, नंबर 5 को लेके आइए, लॉटरी वालों के लिए डील करिए। आपके अगर आपका मूलांक, अगर आपका टोटल भी आपका, अगर सपोज आप आपका बर्थडे 14 नंबर है, 14, तो टोटल 5 बन रहा है, 23 है। हाँ 23 है, तो आप अपने उसमें 5 नंबर को 2 बार और रिपीट करवा लीजिए।
तो 2 बार वो हो गया, 1 बार आपका हो गया, टोटल 3 बार हो गया। इसमें आप किसी भी कोई हरा पान होता है ना जो हम खाते हैं, हरा पान, उसका आप फोटो अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए मोबाइल पे। आपके लिए इतना शुभ रहेगा, आप जो भी काम करेंगे आपका वो एक कहते हैं ना जैसे ऊपर ही जाना उसमें होगा। प्लस ये आपका फ़ायदा करेगा आपके शेयर्स में, ये फ़ायदा करेगा जो भी आप जैसे ड्रॉज, कई बार लकी कूपन में हम अपने नाम डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हम लोग लकी कूपन्स में अपना नाम डाल के, वो चीज़ें आपकी इसमें काम आएंगी। ओके। अभी हम बात करते हैं नंबर 6 वालों की। नंबर 6 वालों का कनेक्शन मैं नंबर 1 वालों के साथ भी करती हूँ, नंबर 2 वालों के साथ भी करती हूँ। नंबर 6 वालों का कनेक्शन इसलिए करती हूँ क्योंकि ये लग्जरी है और हमारे नंबर 1 वाले भी अपने आप को लीडर की तरह बनाना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली कल को उनको भी वही पैसा, लग्जरी उनके पीछे पीछे आएगा। बट वो लोग जो नंबर 1 वाले हैं वो अपने एक्शंस को बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे कहते हैं ना 100% अपना देना। पर जो हमारे 6 नंबर वाले हैं वो अपना 100% नहीं दे पाते, यहीं पे वो अपना मार खा जाते हैं। इसी के चक्कर में वो जितना इसको मिलना चाहिए ना किस्मत से, उतना इनको नहीं मिल पाता। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं, नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली आप देखेंगे शुक्र होने के कारण ये लोग फिर भी कर्जे में इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चढ़ा होता है। इनको अपनी, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि इनका अपना 100% ना देना इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा इन काम करने वाले होते हैं, दिनदार होते हैं, बट वो उतना उस लेवल का नहीं दे पाते। इसमें इनको एक रेमेडी करने, इनको या तो ये इत्र से नहाएं, ठीक है, या दही से नहाएं। मतलब नहाए कैसा, वाटर में मिला ले? पानी में मिलाएं, जैसे लोग शावर लेते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं तो शावर लेता हूँ, उससे मैं दही में कैसे करूँ, तो आप थोड़ा सा पहले लगा लीजिए और आप उसके बाद नहाएं, पानी डाल लीजिए। नंबर 6 वाले नंबर 6 को भी अपने यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी, जैसे आप अगर आपको नंबर 6 लिखना है तो आप नंबर 6 को आप अपने 2 बार अपने शुक्र माउंट पे, आपका शुक्र माउंट है, आप शुक्र माउंट पे नंबर 6 को आप लिखे, साथ में इत्र लगाते रहिए, ताकि अगर आप और इसको हाईलाइट कर लीजिए अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इवन और इसके साथ साथ अपने नाभि पे भी अगर आप ना थोड़ा सा दही लगाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा नंबर 6 वालों के लिए। और नंबर 6 वालों का जो वॉलपेपर है वो भी आप, या तो आप दही का वॉलपेपर लगा लीजिए, अगर नहीं आपके पास दही का है तो आप कोई बहुत सुंदर सा गले का हार, कोई और डायमंड या कोई और ज्वेलरी नहीं मैं कह रही हूँ, मैं गले का हार कह रही हूँ। गले का हार रिप्रेजेंट करता है लेडी के साथ, तो आप इसके साथ साथ अपनी वाइफ, क्योंकि आपकी वाइफ भी शुक्र में आती है तो वो भी तो आप उसके साथ साथ गले का हार उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ताकि आपका शुक्र उस पॉइंट से हाईलाइट हो जाए। तो आप अगर आपने लगाना है तो आप गले का हार, एक अच्छा गले का हार, अच्छा जिसको 9 लखा हार बोला जाता है, उसकी पिक्चर अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए। अब नंबर 7 वाले आते हैं, अगेन शैडो प्लैनेट आ गया, केतु। ये जिस तरीके से राहु काम करता है उसी तरीके से है, बट इसमें आप जितना स्पिरिचुअल होंगे, आप अगर नंबर 7 पे, अच्छा नंबर 7 वालों की एक बड़ी ही अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने एक बहुत पहले अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो डाली थी कि नंबर 7 के पास ऐसी पावर है कि वो आपकी लाइफ को 0 से हीरो भी कर सकता है और हीरो से 0 भी कर सकता है, बस आपको इसको यूज कैसे करना है वो बताना, ठीक है। नंबर 7 वालों को यूज कैसे करना, नंबर 7 वाले जो लोग होते हैं उनको अपने, ये आपकी ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअली आपको कुछ ना कुछ मेडिटेशन में 10-20 मिनट आपको सुबह और 20 मिनट शाम को देना ही पड़ेगा, ये आपकी ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप अपने घर के अंदर ना नॉनवेज, कोशिश करिए नॉनवेज और अल्कोहल को ना रखें। आपने देखेंगे बड़े बड़े क्रिकेटर्स जब धोनी है, वो ना उसने नंबर 7 की जो जब जर्सी पहनी थी उसके बाद वो धोनी ब्लास्टर बन गया था। तो नंबर 7 वाला जो है, नंबर 7 ने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी है, क्योंकि उसके पास 2 नंबर 1 है। आप देखेंगे ना सिंगल 1, इधर भी सिंगल 1 आ रहा है, इधर भी सिंगल 1, तो उसके पास 2 सिंगल 1 है।
तो वो आपकी लाइफ को कभी आप अगर आप एक और रेमेडी इसकी बड़ी बड़ी इजी रेमेडी नंबर 7 वालों के लिए स्पेशल है। आप नंबर 7 को ना अपने घर के किसी भी खासकर डाइनिंग रूम में, क्योंकि अगर आप डाइनिंग रूम से अपने बाहर जाते हैं मेन डोर पे, नंबर 7 का एक बोर्ड बना लीजिए है, उस पर नंबर 7 लिख लीजिए, हरे रंग का आप नंबर 7 लिखिए और उसको वहाँ पे अपने फिक्स कर दीजिए एज अ बोर्ड। और आते जाते ना उस नंबर 7 को ना स्टेयर करिए, जब भी आपका कोई काम है ना उसको स्टेयर करिए। आप देखेंगे नंबर 7 वो आपका काम कैसे करेगा, उसकी एनर्जीज भी बहुत अच्छी होंगी। मेरे घर में किसी का नंबर 7 नहीं है, पर मेरे घर में वो बोर्ड है नंबर 7 का। अच्छा अच्छा, और इसको आपने हरा कलर ही क्यों बोला? नंबर 7 क्योंकि एक तो केतु का कलर है और केतु है, और ये रिप्रेजेंट करता है बुध के साथ भी इसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो हमें जब ग्रीन कलर का लिखेंगे तो हमें ग्रीन कलर से मतलब हमें केतु हमें अपॉर्चुनिटी दे, हमें अपॉर्चुनिटी दे। वैसे ही केतु में अगर आप मेडिटेशन करते हैं या आप किसी भी चीज़ से किसी भी साइंस के साथ कनेक्ट होते हैं अपने आप को, तो आपको केतु देगा। राहु और केतु ऐसे प्लैनेट हैं, अगर आप इन दोनों प्लैनेट को सही तरीके से अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी और प्लैनेट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं से दे रहे हो। और ये देते हैं, लोग इनसे डरते क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आया लोग क्यों डरते हैं। एक चीज़ है, जैसे लोग अक्सर शुक्र को लग्जरी से कनेक्ट करते हैं, जो कि है भी, बट लेकिन जैसे अगर बात की जाए, लोग 7 से ये समझते हैं कि मतलब स्पिरिचुअलिटी तो नो डाउट देता है, लेकिन क्या ये बहुत धन वैभव एक पावर फेम देता है? आपको मैंने बोला धोनी के पास जब उसने नंबर 7 की टी शर्ट डालनी शुरू करी थी, उसके बाद ही तो उसके पास धन वैभव पावर सब कुछ तो उसी के बाद आया था। अब तो उसने नंबर 7 धोनी का नंबर बना चुका है ना। बहुत सारे क्रिकेटर्स ने अपने नंबर्स ऐसे ही बनाए थे, ऐसे ही नंबर जिन के लिए जो नंबर सेट हो रहा था उन्होंने अपने वही नंबर बनाए। तभी मैं नंबर 7, मैंने आपको बोला ना मेरे घर में किसी का नंबर 7 नहीं है, पर मेरे घर में आपको नंबर 7 का बोर्ड दिखेगा, वो भी मेन गेट के पास। पर्टिकुलर डायरेक्शन कोई आप मोस्टली कोशिश करिए इस डायरेक्शन में रखिए, इस डायरेक्शन में रखिए। आप आते जाते हुए उसको स्टेयर करिए, आपके काम बनने ही बनने, और वो घर ऊपर जाएगा ही जाएगा। बाकी मैंने आपको बोल दिया, अगर आपने नंबर 7 लगाया तो आपके घर में अल्कोहल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप नीचे आएंगे। इनका वॉलपेपर नंबर 7 वालों का, नंबर 7 वालों का वॉलपेपर नंबर 7 ही लगा लीजिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप नंबर 7 को, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि नंबर 7 में आप कोई बहुत बड़ी चीज मत करिए, उसको बहुत बड़ी चीज चाहिए ही नहीं। आप नंबर 7 को ही हाईलाइट कर दीजिए, आप और मत करिए। आप जब भी जैसे सपोज आपकी बुकिंग होती है, आप एयर टिकट्स खरीदते हैं, कोई ट्रेन टिकट खरीदते हैं, मूवी की टिकट लेनी हो, नंबर 7 को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, वो आपको देना शुरू कर देगा। आप उसको अपने एज एन लकी नंबर की तरह इस्तेमाल करिए, वो आपको देना शुरू कर देगा। क्योंकि कहते हैं कि एक यही नंबर है जो आपको एकदम हीरो बना सकता है मार्केट में। समझ। नंबर 8 को कौन जाना, नंबर 8 का तो ये साल है, नंबर 8 शनि का। लोग इससे डरते क्यों, मुझे ये नहीं समझ आया। लोग, शनि एक तरह से मनी मैग्नेट है। आप अगर मनी चाहते हैं तो 888 88 अपनी बॉडी पे लिखना शुरू कर दीजिए, पैसा आप अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। और नहीं तो क्या, आप सोए हुए हैं, आप 888, आप सुबह उठे दिमाग में लगा 888, 888, 3 बार 8 बोल सकते हैं। आपको देखेंगे आप अपनी तरफ से अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, अनलिमिटेड मनीज को अट्रैक्ट करते हैं। इसका रिप्रेजेंट क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा ये होता है कि ये डिसिप्लिन पर्सन है, डिसिप्लिन प्लैनेट है। शनि के साथ सिर्फ वो लोग डरते हैं जो लोग गलतियां करते हैं और फिर कहते हैं कि शनि है ना इसलिए बैठा है तो इसलिए हमारा बुरा हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं तो इन तीनों प्लैनेट के साथ, मुझे तो लगता है कि ये तीनों प्लैनेट ही सबसे, शनि, राहु, केतु, ये तीनों प्लैनेट देने के लिए आए हैं। बट हम लोग क्या है, हम इन प्लैनेट को समझ नहीं रहे, यू नो, हमारे समझने का तरीका गलत है। हम लोग सिर्फ नेगेटिव पार्ट को देखते हैं। तो आप ये सोचिए कि वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव निकाल के आपको एक परफेक्ट पर्सन बनाना चाहता है। तभी तो आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे ना। अट्रैक्ट कैसे करेंगे, ऐसा तो है नहीं है कि आप चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे बैठे बैठे बिना कुछ किए।
सो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसे एस्ट्रोलॉजी पे भी कि जब शनि की 7.5 आती है तो लोगों को बहुत भागते दौड़ाते हैं, इसीलिए कि स्ट्रगल करो, परिश्रम को सीखो, फिर हम एंड में रिजल्ट देंगे जाते जाते। अगर आप पहले ही डिसिप्लिन में हो, आप पहले ही अपनी लाइफ को एज इट इज़ कर, आप पहले ही अपनी लाइफ में सुबह उठते हैं, सुबह अपना नहाए, उसके बाद अपना कपड़े चेंज किए, अपना पूरा काम किया, आप उसके बाद अपनी मेडिटेशन करी, आप आपकी लाइफ पूरी प्रॉपर डिसिप्लिन में है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। तो शनि जाने से पहले आपको देख ही जाएगा। और शनि और ये जब राहु और केतु जब देते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये 10% 20%, ये इसने 200% 400% इस हिसाब से आपको देना है ओके। कि आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, वो आपको देता रहेगा, आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे चीजें। ठीक। आपके पास हिम्मत होगी तो आप इकट्ठा करेंगे, इतना देते हैं। 8 नंबर वाले लोगों को बड़ा बुरा बोला जाता है कि तू कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, तेरे पास ये है क्योंकि तू 8 का नंबर है, शनि का है। घर भी ऐसे लोगों को बोला जाता है कि शनि का है, ओहो यहाँ पे तो सक्सेस है। मैं तो 8 नंबर में रहती हूँ और मेरा घर दुनिया का, जैसे कहते हैं कि लोग जब मेरे पास आते हैं कई बार कंसल्टेंट, मेरा ऑफिस भी मेरे घर में बना हुआ है, एक ऑफिस मैंने बनाया, तो लोग कहते हैं कि मैडम इस घर में तो कुछ है एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ बैठना है मुझे, 10 मिनट आप मुझे बैठने दो, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर मिल रही है। तो 8 नंबर ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए बुरा है, बट आप उससे क्या ले रहे हो। जो 8 नंबर 7 नंबर 4 नंबर उस घर के अंदर थोड़ा स्पिरिचुअली आपको ज्यादा हाई करना पड़ेगा। मतलब आपका कहना ये है कि ये नंबर्स को डील करने के लिए ये ध्यान रखो कि क्या नहीं करना है। हाँ, ये भी ध्यान रखो, और इसको डील करने के लिए आपको अपने आप को कितना हाई, ऑरा कितना आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आप कितने स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये प्लैनेट, ये नंबर्स आपको हमेशा टेक केयर कर। अच्छा, ये नंबर सबसे अच्छा प्रोटेक्टर होता है, ये नंबर आपको प्रोटेक्ट भी करता है हमेशा, आपको हमेशा 8 नंबर आपको प्रोटेक्ट करता है। 8 नंबर इज अ मनी मैग्नेट, 8 नंबर इज अ डिसिप्लिन नंबर। 8 नंबर तो सबको आपको पूरी तरह से चेंज कर रहा है, फिर क्यों आप डर रहे हो शनि से। हाँ, ये है कि हम खुद को चेंज नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि इंसान अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, और फिर वो सोचता है कि शनि की 7.5 चल रही है, राहु आ गया तो इसलिए मेरा बुरा हो रहा है। तो ये वॉलपेपर क्या लगाए? जब आपका 8 नंबर आ रहा है शनि का, आपको कुछ नहीं करना। आप कोई भी क्लीन एरिया, सपोज आपका अपना घर ही क्लीन है, क्लीन मतलब पूरी तरह से क्लीन किया हुआ घर, उसकी पिक्चर क्लिक करिए और वो आप अपने, नहीं तो आप जैसे बड़े बड़े हमारे जैसे हमारी कंट्री के जैसे बड़ी बड़ी जगह होती है पॉलिटिक्स में, जैसे भवन होते हैं, राजभवन होता है, उनकी पिक्चर्स वो कितने क्लीन होते हैं, कितने साफ, उन पे हल्की सी भी, और आसपास पूरी ग्रीनरी होती है, उनकी पिक्चर्स लगा लीजिए अपने। आप हमेशा आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, आगे भी बढ़ते जाएंगे। समझ। नंबर 8 वाले लोग जिनका मूलांक नंबर 8 हो जाता है, जोड़ नंबर 8 हो जाए, नंबर 9 वाले लोग जिनका मूलांक नंबर 9 हो जाता है, जोड़ नंबर 9 पे आ जाता है। जिनमें नंबर 9 आते हैं, नंबर 18 आ जाता है, नंबर 27 आ जाता है। अब ये लोग जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मंगल। ठीक। अगर आपका मंगल स्ट्रांग है ना, आपके साथ 10 नेगेटिव लोग भी बैठे होंगे ना, तब भी आप अपनी जरूर चलाते रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। अब किसी घर में, मैंने अभी परसों ही किसी के नंबर हॉरोस्कोप देख रही थी, तो मंगल बड़ी सही जगह पे बैठा था, 10वें नंबर पे मंगल। और वो पर लेडी वो हमेशा कहती रहती है कि ये लोग मुझे समझते नहीं है, ये लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं घर में, ये मेरे साथ खेलते हैं पॉलिटिक्स, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते। पर मैंने उसको ये बोला कि आपका मंगल इतना अच्छी जगह पे बैठा है, आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। ये पूरे घर के पूरे लोग भी लगे रहे, वो मंगल जिसका अच्छे घर में बैठा है, 10वें घर में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, 3रे घर में बैठा है, उसको मंगल वाले बंदे को कोई नहीं गिरा सकता। ये हमेशा, ये भी एक तरह से जैसे सूरज होता है ना, आगे जाना चाहते हैं, ये इनकी वाणी, अपनी वाणी से ये आगे जाते हैं, इनकी वाणी बड़ी स्ट्रांग होती है, ये बोलते रहते हैं, अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते रहते हैं, अपनी बातों को बोलना चाहते हैं और बोलते भी हैं। ये कोई ना कोई ये जो लोग होते हैं, या तो किसी बड़ी जगह पे, जैसे गवर्नमेंट जगह पे
पॉलिटिशियंस होते, पॉलिटिशियन तभी बनता है क्योंकि पॉलिटिशियन क्या करता है, पॉलिटिशियन काम करने से पहले अपने गले का इस्तेमाल करेगा, है ना, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करेगा। वो जो उसकी आवाज़, उसकी बातें वो हमारे तक आती है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग होगी तभी वो हमारे तक आएगा, तभी हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो मंगल हमारे को रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे जो सबसे आगे है, जैसे वो गवर्नमेंट चीज़ों में वो लोग बनते हैं, जैसे बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, पॉलिटिशियंस बनते हैं, जज लोग होते हैं, जज जो लोग होते हैं वो भी उनका भी मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, वो लोगों का भी नंबर 9 वो बड़े स्ट्रांग होंगे। जज के लिए तो ये भी कहा जाता है ना कि जज के लिए नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यायाधीश शनि और वो भी हाँ वो भी है, क्योंकि तभी मैंने आपको बोला ना, राजभवन का आप पिक्चर लगा लो, नंबर 8 में राजभवन की पिक्चर लगा लो, या किसी बड़े जो आपका जो कोर्ट होता है, आपका हाई कोर्ट हो गया, उसकी पिक्चर लगा लो आप अपने, हमेशा प्रोटेक्ट रहोगे, आपके पास आपके साथ कोई भी ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं होगी। ठीक, मतलब ये है कि नंबर 8 नंबर 9 दोनों इस चीज में कहीं ना सपोर्ट कहीं करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, जजमानी क्योंकि हाँ ओके। तो नंबर 9 वाले फिर किस टाइप का कौन नंबर 9 वाले जो होते हैं, साथ में इनको फायर सिंबल भी बोला जाता है, फायर साइन भी बोला जाता है, प्लैनेट ही ऐसा है जो फायर का है, और ये लोग किसी के कहने से चुप होते तो है नहीं है, तो ये भी इनका अपना अपना तरीका चलता है। तो ये नंबर 9 वाले जो होते हैं ना, ये लोगों को बेसिकली कोशिश कहते हैं कि ये लोग रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, रेड कलर का, बट मैं कहूँगी कि नहीं, रेड कलर के साथ साथ ये लोग जो कोशिश करें कि अपने, क्योंकि इन्होंने आगे बढ़ना, और ये इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये बोलते हैं लोग सुने, इनको होता है कि मैंने लोगों को अपनी वाणी से अट्रैक्ट करना है, तो इनको ना माइक होता है ना, माइक की पिक्चर इनको अपने वॉलपेपर लगा लेनी चाहिए। अच्छा, अपनी जो माइक से क्या करते हैं, हम अपनी ध्वनि, अपनी आवाज़ को बड़ी दूर तक लेके जाते हैं, एक बड़ी ऑडियंस तक। है, तो माइक के बिना वो पॉसिबल नहीं है, तो इनको अपनी लाइफ में ना एक माइक चाहिए, तो माइक का आप लगा लें, जिसको भी आप सपोज अपने घर में, अपने ऑफिस में आप अपनी बातें कहना चाहते हैं और ताकि आपकी सुने, तो आप माइक की पिक्चर लगा लीजिए, आपके बनने। आपने इतनी सारी रेमेडीज दी, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग भी थी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और चाहेंगे आगे आपके साथ ऐसे पॉडकास्ट होते रहे, और समय निकाला आपने उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, आपका भी, और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और बड़ी अच्छी बातें हुई आज की, धन्यवाद।